हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मैं ललित यादव अपनी 11th क्लास की पॉलिटी के एनसीईआरटी के जो हम 9th चैप्टर कर रहे हैं उसका पार्ट थर्ड तीसरे पार्ट पर हम आज पहुंच चुके हैं। इससे पहले की क्लास में हम संविधान के संशोधन के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है और वो बहुमत कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनके ऊपर हमने बहुत विस्तृत में डिटेल में चर्चा की। आज उससे आगे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आगे जाने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि आपके लिए बहुत सारी मेगा मैराथन क्लासेस हमने रेडी की हैं। 30-30 घंटे की, 25-25 घंटे, 30-30 घंटे की हर हफ्ते एक मेगा मैराथन क्लास आपके लिए आया करेगी। किसी ना किसी विषय पर मैं जरूर लेकर के आऊँगा, तो उनको जरूर देखना है, अपडेट रहना है। उसका लिंक अगर आपको चाहिए, वो वीडियोस चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, नाम दोबारा सुन लीजिए, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, इस नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी डिटेल्स में चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत अच्छी सी क्लासेस आपके लिए कराई गई है। चलिए आगे पढ़ जाने से पहले एक छोटा सा परिचय मैं अपना दे देता हूँ। मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से, बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, एमफिल, पीएचडी, नेट सब क्वालिफाई है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं अपना एक एनजीओ रन करता हूँ ललित यादव की पाठशाला के नाम से, जिसमें हम बहुत सारे स्लम के बच्चों की हेल्प करते हैं। आप चाहते हैं तो उसको जरूर देख सकते हैं, ललित यादव की पाठशाला को। 4 बुक्स अभी तक मेरी पब्लिश हो चुकी हैं और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। पीडीएफ के लिए, वीडियोस के लिंक के लिए या और ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिटेल से जानने के लिए हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। इसको ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको सब चीज़ें का समाधान मिल जाएगा। जो दोस्त एग्जाम पास करना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्वालिफाई ही करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आप अपने एजुकेटर से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलती हैं। ऑल इंडिया लेवल पर आप टेस्ट दे सकते हो, अपनी तैयारी जांच सकते हो। एक ही सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाती है। तो एक बेहतर तैयारी, एक समयबद्ध तैयारी, टाइम के अंदर और बहुत अच्छा रैंक लाने की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाती है। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ। हम सभी की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगी। सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर टच करके अपना क्लिक करेंगे तो आपके सामने आइकॉनिक और प्लस का ऑप्शन आएगा। अब आइकॉनिक और प्लस में कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं। जो चीज़ अलग है वो मैं बता देता हूँ। पढ़ाई, टीचर, पीडीएफ, नोट सब एक जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। मेन अंतर है वो है पर्सनल कोच का और डेली मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का। आइकॉनिक कोर्स अगर आप लेंगे तो आपको एक पर्सनल कोच भी अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और डेली मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। साथ में आपकी तैयारियों के ऊपर जायजा रखा जाएगा। तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर है, ये फीस है, ये जीएस की फीस है। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी कोर्स ले तो 1 साल से कम तो बिल्कुल मत लेना अगर आपको रिवीजन करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं, तो 2 साल से कम का कोर्स नहीं लेना है। और अगर आप स्कूल में या कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, करंट में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको 3 साल से कम का कोर्स नहीं लेना है। ये 3 अलग अलग तरीके के कोर्स आप सभी के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। अब इसमें होगा क्या कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। 12 से 14 महीने कोर्स पूरा होने में लगता है, लगेगा आराम से। 1.5 साल से 1.25 साल से 1.5 साल लग जाता है। उसके बाद 5-6 बार रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए 2 साल वाला कोर्स या 3 साल वाला कोर्स उसमें मदद करता है। ये जो फीस आप यहां पर देख रहे हैं, इस फीस में मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दिला दूंगा आपको। अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम ये रेफरल कोड लगाते हैं LYLIVE, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट फीस में हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट होकर के ये फीस आपको रहेगी 1 साल, 2 साल और 3 साल की प्लस की। सेम ऐसे ही आइकॉनिक, इसमें भी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल की कोर्स ले सकते हैं, मेंटरशिप के साथ, पर्सनल कोच, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। वही डिस्काउंट के लिए LYLIVE, ये रेफरल कोड अप्लाई करना है ताकि फीस में 10% का डिस्काउंट मिले और 10% डिस्काउंट के बाद ये फीस आपकी हो जाएगी। सेम ऑप्शनल के लिए भी है, अलग से आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल भी अलग से ले सकते हैं। वहां पर भी ध्यान रखना है कि 1 साल से कम का ऑप्शनल का कोर्स नहीं लेना।
क्योंकि चीज़ें एक साल से कम के समय में तैयार नहीं हो पाती हैं, रिवीजन भी नहीं हो पाता है। तो कोशिश करना है कि 1 साल 2 साल या 3 साल का ही कोर्स ले। बिगिनर जो है वो तो 2 या 3 साल का ही ले। उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको हो जाएगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड में LYLIVE ये अप्लाई कर देंगे। तो नीचे एक रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा ऐसा बॉक्स, उसमें LYLIVE अप्लाई कर देना है, तो फीस में 10% डिस्काउंट और उसके साथ ये आपकी टोटल 1 साल 2 साल और 3 साल की फीस हो जाएगी। रेफरल कोड याद रखना है। साथ ही अनअकैडमी पर हर 15 दिन में, यानी कि एक संडे छोड़ करके दूसरे संडे एक कॉम्बैट होता है जिसमें आपको 45 मिनट के अंदर लगभग 60 सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं। वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर अगर आप रैंक लाते हैं 1 से 3 तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है, या आपको लगभग 20 से 25 हज़ार के करीब का 20 हज़ार के करीब रुपए का अमेजन गिफ्ट कार्ड भी आपको मिल सकता है, जिससे आप अमेजन पर शॉपिंग कर सकते हैं। रैंक 4 से 150 तक लाने पर आपको 1-1 हज़ार रुपए के अमेजन वाउचर मिलेंगे। और इसके लिए एंट्री के लिए भी आपको एक रेफरल कोड का यूज करना है जिसका नाम है LY लाइव, जिससे आपको फ्री में एंट्री मिलेगी LYLIVE। इससे ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री ज्वाइनिंग वहां पर मिल जाएगी, फ्री एक्सेस मिलेगा। प्रीलिम्स में 6 महीने से कम का समय बचा है, तो 6 महीने की तैयारी के लिए स्पेशल बैच, रिवीजन बैच आ चुके हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। 28 तारीख से बिल्कुल नए बैच शुरू हो रहे हैं, कुछ बैच शुरू हो चुके हैं। और अनअकैडमी पर हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और बाइलिंगुअल में भी। ये कुछ बैचेज हैं जो 6 महीने 1 साल और 2 साल के लिए हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये हिंदी के हैं, ऐसे ही बाइलिंगुअल भी हैं। तो हर हफ्ते आप कभी भी किसी भी समय आप जब ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड जरूर याद रखना है, ये आपको लगाना है LYLIVE। फीस समय समय पर बढ़ती रहती है, तो आप जितना जल्दी लेंगे उतनी कम फीस में एडमिशन हो जाएगा। ये मेरे एरिया हैं जो जीएस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये जीएस के साथ ये 3 ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। मेरे साथ सभी टीचर्स की क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं है केवल मेरी, सभी टीचर्स की क्लास मिलेगी। मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, उनको जा करके देख लीजिएगा। इस रेफरल कोड से उन स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं, फ्री है, अनअकैडमी के ऐप पर है। इंडियन पॉलिटी वहाँ पर मैंने करवाई है और अभी मैं लगातार वहाँ पर क्लासेस लेता रहता हूँ। कभी भी कोर्स ले, LY लाइव लेना, तो हम भी आपके साथ बने रहेंगे और मैं पर्सनली आपकी जर्नी में आपके साथ रहूँगा। जितने भी समय लगेगा आपकी तैयारी में, वो पूरी तैयारी के टाइम आपका साथ मैं दूंगा। ये PDF के लिए, ये ध्यान रखिएगा, PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई, एक मैराथन सेशन स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने देखा संविधान संशोधन कैसे होता है, ये उसी का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो किस तरीके से अमेंडमेंट होता है। तो पिछली क्लास में आपने देखा था, एक तरीका है सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से, दूसरा है जो आर्टिकल 368 उसमें 2 प्रोविजन दिए गए हैं कि स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के माध्यम से, और तीसरा विशेष बहुमत लोकसभा और राज्यसभा तो में तो चाहिए, साथ ही राज्यों की 50% राज्यों की सहमति भी चाहिए। ये चीजें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझ ली थी, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, पिछली क्लास में हो गया। अब मुद्दा ये आ जाता है कि आज के टाइम तक अगर हम देखें, हमारे संविधान में हमारी कोई सी भी बुक अगर आप उठा करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि समय समय पर बहुत सारे संविधान संशोधन आपके हुए हैं। और अगर हम आपसे बात कर लें कि वर्तमान समय में भारत में टोटल कितने अभी तक, आज तक की अगर हम बात करें तो कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो 104 संविधान संशोधन अभी तक आप देख चुके हैं जो हो चुके हैं संविधान में। तो आजादी के बाद से आज तक 104 बार हमें संविधान में बदलाव करना पड़ा, कुछ कुछ चीजों में, कुछ कुछ प्रावधानों में। तो आखिरकार इतने संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि बहुत सारे संविधान विदेशों के, दूसरे देशों के, बड़े बड़े देशों के देखोगे जिसमें इतने बड़े जब बदलाव, इतने ज्यादा बदलाव हुए ही नहीं। यहां से प्रश्न भी बनता है मुख्य परीक्षा का, और प्रश्न ये बनेगा आपसे कि भारत में अत्यधिक संविधान संशोधनों के पीछे के प्रमुख कारणों का उदाहरण सहित ब्यौरा प्रस्तुत करें। एक सीधा सा सवाल जीएस में आपसे आ सकता है, उसका उत्तर आपको यहां पर मिलेगा अगर आप यहां पर देखेंगे तो। अब ये बुक थोड़ी सी पुरानी है,
जिसमें जो डाटा दिया गया उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना, आप सभी समझदार हैं। बुक में दिया गया 26 जनवरी 2006 तक, तो आप उसको अपने 2020 तक का या 2021 तक, 26 जनवरी 2021 तक आप उसको अपडेट कर लेना है ना। इसमें लिखा है कि हमारे संविधान को लागू हुए 56 वर्ष हो गए हैं, तो 2021 तक अगर आप गिनोगे तो आपको 71 वर्ष मिल जाएंगे, तो 71 ईयर्स, 71 वर्ष इसको कर लेना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं समझना कि ये गलत दिया हुआ है, ये पुरानी हो गई है बुक, तो अपडेटेड डाटा नहीं है, हम अपडेट करते चलेंगे। क्लास का फायदा ये रहता है कि आप अपडेट करते चलते हैं। जैसे संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसमें बहुत कम संविधान संशोधन बताए गए हैं, जबकि वास्तव में अभी तक 104 हो चुके हैं और समय समय पर होते रहेंगे। अब इसमें दिसंबर 2005 तक की बात बताई है कि इसमें 92 संशोधन किए जा चुके थे। अभी तक अगर देखोगे दिसंबर 2005 से आज 2021 तक, अगर मैं आपको यहां पर 2021 लिख दूं तो यहां तक आज तक 104 संशोधन हो चुके हैं, यानी उसके बाद हमने 12 संविधान संशोधन और भी कर लिए। तो ये अपडेट कर लेना है, आपको हर एग्जाम में हेल्प यहां से मिलेगी। अब संशोधन की प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की यह संख्या काफी बड़ी मानी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, आपके मन में भी सवाल आना चाहिए, क्योंकि संविधान संशोधन जब होता है तो वो आसानी से तो नहीं होता। आपने पिछली क्लास में देखा कि उसके लिए तो विशेष बहुमत चाहिए, और विशेष बहुमत हासिल करना इतनी आसान बात है नहीं भारतीय बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में, जहां पर बहुत सारे पार्टियां होती हैं और उनके अंदर सीटें बटी होती हैं बहुत सारी। संसद में एक ही पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है तो भी इतनी अधिक सीटें नहीं है कि अपने दम पर 2/3 बहुमत ले आए, ठीक है। तो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। अब इतनी जटिल प्रक्रिया होने के बावजूद भी 104 संविधान संशोधन हो गए, तो ये सोचने की जरूरत तो पड़ती है कि भाई कुछ ज्यादा ही संविधान संशोधन हमने कर दिए, और अगर इतने ज्यादा हुए हैं और 2/3 बहुमत से हुए हैं, तो इसका मतलब केवल सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं, उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों का भी उसमें योगदान रहा है। तो आखिरकार विपक्षी पार्टियों ने कैसे सहमति दी, या अन्य अलग अलग समीकरण क्या रहे, उनको हमें समझने की आवश्यकता है। तो यही बुक में ने भी कहा कि चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजहें रहीं और इनके निहितार्थ क्या है। तो सबसे पहले संशोधनों को जो इतिहास है उस इतिहास को देखते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक आप उठाओगे तो उस पुस्तक में आपके सामने कुछ एक डाटा दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। पेज नंबर 206 पे आपको मिलेगा, ये बुक है एनसीईआरटी की, तो पेज नंबर 206 पे ये दो डाटा आपको मिलेंगे, एक तो ये डाटा और एक ये डाटा, ठीक है, ये और ये, इसको देख लेना है। उसको देखते ध्यान से समझना है, एक ही सूचना को दो अलग अलग तरीके से बताया गया है। ये ग्राफ नंबर 1 है और इस ग्राफ में बताया गया है कि एक दशक के दौरान कितने संशोधन हुए, यानी कि किस किस दशक में कितने कितने संशोधन हुए, किस किस वर्ष के दौरान कितने संशोधन हुए। साथ ही दूसरा जो ग्राफ दिखाया गया है उसमें बताया गया कि 10 संशोधनों की अवधि क्या रही, पहले 10 संशोधन कितने साल में हुए, उससे अगले 10 संशोधन कितने साल में हुए, और उससे अगले 10 संशोधन कितने साल में हुए, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो इसको समझने की आवश्यकता यह है, इन्होंने बताया कि पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं। ये जो स्तंभ की बात की गई है वो इन स्तंभों की बात कर रहे हैं कि कितने संशोधनों की संख्या क्या रही, कितने संविधान संशोधन हुए उस दशक में। तो आप देखोगे 1951 से 1960 के बीच में लगभग 8 संविधान संशोधन हुए, 61 से 70 अगले 10 साल में लगभग 14 या 15 संविधान संशोधन हुए। 1971 से 80 का जो दशक था, इस दशक में आप देखो 22 के करीब, 81 से 90 उसमें भी 22 के करीब संशोधन हुए, यानी कि इन दो दशकों में सर्वाधिक हुए, है ना। और सर्वाधिक भी हुए तो एक चीज ये भी समझनी है कि इन दोनों ही समय आपको कांग्रेस का बहुमत मिलता है। अगर आप केवल 1977 से 79 तक का 2 साल का समय हटा दे तो बाकी सारे समय केवल कांग्रेस सत्ता में थी जिसके पास पूर्ण बहुमत था, ठीक है।
तो इसमें आप एक चीज बोल सकते हैं कि हाँ भाई उसके पास फुल मेजोरिटी थी, तो ऐसे में उसके लिए थोड़ा आसान हो गया इतने ज्यादा संविधान संशोधन करना। लेकिन अगर आप 1990 के दशक में देखोगे और 2000 से 2005 के 5 वर्षों का आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, इनमें देखोगे तो संविधान संशोधन तो 15-16 यहां पर भी हुए हैं और लगभग 10 यहां पर भी हुए हैं, तो संख्या इसका मतलब यहां पर भी कम नहीं हुई। और जबकि ये दशक जो थे, यहां पर केवल 5 साल में 10 संविधान संशोधन हो गए। ये ऐसा समय था जब गठबंधन की सरकारें थी, मिली जुली सरकारें थी, फिर भी संविधान का संशोधन यहां पर भी हुआ। तो कहने का मतलब हम ये चीज नहीं बोल सकते कि कोई एक पार्टी के पास ज्यादा बहुमत होने के कारण ज्यादा संविधान संशोधन होंगे, ऐसा नहीं है। एक पार्टी की सरकार ना होने के बावजूद, गठबंधन की सरकारें होने के बावजूद भी संविधान संशोधन होते रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत में संविधान संशोधन जो है उसमें किसी पार्टी का महत्व ना होते हुए परिस्थितियों का महत्व है, सिचुएशंस का महत्व है। परिस्थितियों की मांग के अनुसार संविधान संशोधन लगातार हुए हैं। अब बात फिर कहोगे कि भाई 70-80 और क्या 80 से 90 के दशक में ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो इतने सारे संविधान संशोधन हो गए? तो आपको याद होगा कि 1975 में आपातकाल जो लागू हुआ था, उस आपातकाल के चक्कर में और 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, उस समय कार्यपालिका बनाम विधायिका बनाम न्यायपालिका का विवाद चल रहा था। तो उन सभी चीजों के चक्कर में कई सारे संविधान संशोधन एक के ऊपर एक संविधान संशोधन होते चले गए थे। फिर उन संविधान संशोधनों को सुधारने के लिए, पलटने के लिए भी आप देखोगे दूसरे संविधान संशोधन किए गए। तो संख्या कुछ कुछ परिस्थितियों के अनुसार बढ़ती चली गई, ये आपको देखना है, ठीक है। इसको समझेंगे ध्यान से। दूसरे ग्राफ में क्या है कि प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है और आप पाएंगे कि 1970 से 1990 तक के 2 दशकों में बड़े स्तर पर संशोधन हुए, ठीक। और इसमें यह बताता है, दूसरी ओर दूसरा ग्राफ हमें एक और ही कहानी बताता है कि 1974 से 1976 के बीच 3 वर्षों के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। तो मैंने आपको बताया 1974 से 1976 के बीच में 10 संविधान संशोधन हुए। उसका रीजन यही था कि न्यायपालिका का विवाद विधायिका के साथ चल रहा था, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया था उसके साथ कभी सुप्रीम को विधायिका को लगता था कि न्यायपालिका जो अपनी शक्ति से बाहर काम कर रही है, उसकी शक्ति को कम किया जाए। तो न्यायपालिका कहती मैं तो संविधान की रक्षक हूं, संविधान की व्याख्या तो मैं करूंगी, तो मेरी व्याख्या करने वाली शक्ति पर आप रोक नहीं लगा सकते। तो ऐसे संविधान संशोधन होते चले गए। आपातकाल लागू हुआ तो संविधान में बदलने की कोशिश की गई। 42वां संविधान आप देखते हैं, बहुत सारी आमूलचूल चीजें परिवर्तित की गई। तो इसी दौरान वो परिस्थितियां ऐसी थी, आपातकालीन परिस्थितियां, कि उसमें भी संविधान संशोधन किए गए। ऐसे ही वर्ष 2001 से 2003 के बीच में भी ठीक 3 वर्षों में 10 संवैधानिक संशोधन हुए। अब इस दौर में आप ये कह सकते हैं कि 1974 से 1976 के बीच में केवल भारत में कांग्रेस का शासन था, एक ही पार्टी की सत्ता थी। तो आप आरोप लगा सकते हैं कि भैया उसने मनमानी की, लेकिन 2001 से 2003 तो गठबंधन की सरकार थी, वहां पर तो एक पार्टी के पास बहुमत भी नहीं था, फिर भी इतने संशोधन हुए, है ना। वो गब्बर वाला डायलॉग गब्बर सिंह का, कितने आदमी थे, वो कहता साहब 2 और तुम 3, फिर भी चले आए, है ना, बड़ी नाइंसाफी वगैरह वगैरह डायलॉग। तो वही कि यहां पर तो गठबंधन की सरकार है, फिर भी 10 संशोधन हो गए 3 ही साल में। तो इसका मतलब कि परिस्थितियां ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत में, ना कि राजनीति, ठीक। ये चीज देखिए। तो यही है कि हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में 2 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिलता था। आप जब 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें कांग्रेस सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, कांग्रेस प्रणाली से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो पार्टी सिस्टम जो है वो अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है हमारे हर तरीके के, जो हमारी संविधान की प्रणाली है, संशोधन है, हर चीज के साथ पार्टी सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो वो मैं पढ़ाऊंगा। तो आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में आजादी के समय से ही भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है और लगभग 1990 के दशक तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, केवल 2 वर्ष अगर 1977 से 1979 तक के हटा ले तो। अब आप कहोगे सर कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा?
तो वो इसलिए रहा दोस्त क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास उस समय एक ही पार्टी थी, सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल वही था, और कुछ छुटपुट से छोटी छोटी पार्टी थी जिनका कोई महत्व नहीं था। इसी पार्टी में सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे सारे यहीं से कांग्रेस में ही थे। तो स्वाभाविक सी बात है, तो इसी की ही सरकार बननी थी, इसी का ही प्रभुत्व आगे तक चलता रहा। हाँ, वो अलग बात है कि एक राष्ट्रवादी पार्टी धीरे धीरे एक परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित हो गई, है ना। एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जिसमें सभी राष्ट्रवादी फ्रीडम फाइटर्स थे, समय के साथ साथ आप देखोगे वो केवल गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी अंदर परिवर्तित हो गई। पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में आपने देखा तो थोड़े समय के लिए, कुछ काल के लिए जरूर लाल बहादुर शास्त्री ने भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उसके बाद आप देखोगे अभी उनका प्रतिनिधित्व उस पार्टी में सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व चलता आ रहा है। तो वो एक पार्टी पारिवारिक रूप में परिवर्तित हो गई। वो कैसे हुई, क्या हुई, उसको हम 12th क्लास में जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कांग्रेस सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो दो कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कालखंड जो लगभग 1990 तक चला, जिसमें कांग्रेस जो है की सरकार बनी हर समय, तो उसके पास पूर्ण बहुमत आमतौर पर हमेशा रहा है। दूसरा कालखंड जिसको हम बोलते हैं, यहां पर लिखा गया है 2001 से 2003 के बीच का काल, और इसमें कहा है गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। ये एनसीईआरटी का विचार है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखोगे तो इसको सही समझना है। 1990 का दशक जो है वो गठबंधन की राजनीति का काल है। 2001 से 2003 में तो एक स्थिर गठबंधन की सरकार थी, लेकिन गठबंधन का दौर जो था वो 1990 के दशक में चरम पर था। 1990 के दशक में कई सारी सरकारें बनी और कई सारी सरकारें गिरी। बहुत जल्दी जल्दी सरकारें बनती, बहुत जल्दी जल्दी सरकारें गिर जाती। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकारें थी। जैसे गठबंधन नाराज होता, गठबंधन का एक दल नाराज होता, वो अपना समर्थन वापस ले लेता। समर्थन वापस लेने पर सरकार के पास बहुमत नहीं होता, और जब बहुमत नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो बहुमत होना बहुत जरूरी था, और गठबंधन में बहुमत हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत भयंकर किस्म की राजनीति होती है। उसको भी हम जब 12th क्लास पढ़ेंगे ना, तो 12th क्लास में गठबंधन की राजनीति का दौर, वो भी बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत डिटेल, मजा आएगा। सारी की सारी कहानियां मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे जो हमारे कुछ प्रोफेसर जो होते थे वो हमें बताते थे, उन्होंने वास्तविकता में ऐसी चीजें देखी हुई थी, आज भी वो बताते थे कि कैसे जब गठबंधन की सरकार की मीटिंग होती थी और सब एक दूसरे को मनाने में लगे रहते थे, सब एक दूसरे से पावर पोजीशन लेने की बात कर रहे होते थे, तो ऐसे में किसी को कोई बड़ा अच्छा पद नहीं दिया जाता किसी पार्टी को, तो उसके नेता कैसे नाराज हो जाते थे, और उसको नाराज को कैसे मनाने जाते थे लोग, किस किस तरीके से वहां पर सौदेबाजी होती थी, किस तरीके से एकदम जैसे मार्केट जैसा लगता था। वो सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा जब आप 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें आपको समझाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि गठबंधन की राजनीति का काल जो था वो 1990 के दशक में प्रारंभ हो गया था। अब यहां पर ऐसे देखना कि अलग अलग विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। 1990 से ही ये प्रारंभ हो गया था। 1990 से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है। केंद्र में भी कांग्रेस का दबदबा था और राज्यों में भी कांग्रेस का दबदबा था, तो एक इसीलिए उसको कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है, कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। लेकिन 1990 के बाद से राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, जिसको हम रीजनल पार्टीज बोलते हैं। नाम सुना होगा ना आपने, अलग अलग, जैसे पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में जैसे आप इनेलो नाम सुनते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि 1990 में ही इनका जन्म समय के बाद भी हो, लेकिन रीजनल पार्टियां उभरने लग गई थी। जैसे शिवसेना आप देखोगे यहां पर महाराष्ट्र में, मनसे आप देखोगे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आप राजद देखोगे, है ना, आप समाजवादी पार्टी देखोगे, अलग अलग किस्म की बहुत सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व रखती थी। डीएमके, एआईडीएमके, उनका कद बढ़ने लगा बहुत ज्यादा। टीएमसी, इनका कद बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, राज्यों में इनका प्रभाव बढ़ने लगा। तो अब ये होने लगा कि सेंटर पे सरकार किसी एक दल की होती थी और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें होती थी। कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं टीएमसी की है, कहीं डीएमके की है, कहीं एआईडीएमके की है, कहीं अकाली, कहीं समाजवादी, कहीं सपा, अलग अलग, है ना, बसपा की, अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती थी।
तो ऐसे में एक बहुत ही उथल पुथल वाला दौर जो है 1990 का दशक माना जाता है भारत के राजनीतिक इतिहास में। जब इतना उथल पुथल है तो आपको एक चीज समझने की जरूरत पड़ती है कि भाई जब इतना ज्यादा अलग अलग सरकारें हैं तो संविधान संशोधन होता है, तो संविधान संशोधन एक तो ऐसा होता है जिसमें केवल लोकसभा राज्यसभा का विशेष बहुमत चाहिए, और दूसरे वाला जो है उसमें लोकसभा राज्यसभा के साथ 50% राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए। तो वो कैसे लिया, क्योंकि सब तो अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे संविधान संशोधनों की रफ्तार थमी नहीं, बल्कि काफी लंबी चली, बढ़ी। जैसे आपने देखा 2001 से 2003 में ही 3 वर्षों में ही 10 संविधान संशोधन हो गए। तो ये दिखाता है कि परिस्थितियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं राजनीति के बजाय। जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होकर के काम करने के लिए। ठीक है, इसमें आप जैसे देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और उनका और उनके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी, है ना, 2001 से 2003 के बीच में। लेकिन इस काल में भी 10 संशोधन किए गए, एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते। इसका क्लियर से मतलब है कि केवल सत्ताधारी पार्टी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए था। तो इसका अर्थ एक चीज समझना है, इसका अर्थ है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे। बुक साथ लेकर के रखना है मेरे दोस्त, और जैसे जिसके ऊपर मैं सर्कल मारूं, गोला मारूं, उसको अंडरलाइन कर लेना है, खास करके जहां पर 2 वर्ड से ज्यादा के ऊपर गोला लगे, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों पर गोला लगे, उसको आप भी अपनी बुक में कर लेना है। उसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप एक तरीके से नोट्स के रूप में इसके तैयार करते चले जा रहे हैं, बाद में समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया वही चीज एनसीईआरटी में बताया गया है कि सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच का कोई इतना अधिक मायना या महत्व नहीं होता जितना कि समय का, परिस्थितियों की जो मांग थी उसका होता है। और उससे ये साबित हो गया, 2001 से 2003 में जो संशोधन हुए उससे ये साबित हो गया। तो क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही हैं, या संविधान ही बहुत लचीला है? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आपको पता है कि केंद्र में अलग सरकार है, राज्यों में अलग अलग 10 प्रकार के दलों की सरकारें हैं, केंद्र में गठबंधन, एक दल के पास बहुमत नहीं बल्कि कई सारे दलों को मिलाकर के गठबंधन की सरकार बनाई गई है, फिर भी इतने संशोधन, फिर भी 3 साल में 10 संशोधन, तो क्या कहीं हमारा संविधान कुछ ज्यादा ही लचीला नहीं हो गया? यह सवाल एक दिमाग में आ सकता है, आना भी चाहिए। तो इसको हम देखेंगे, और इसीलिए संशोधनों की ये जो संख्या है इसको लेकर हमेशा आलोचना भी होती रही है। लोग कहते हैं कि यार भारत का क्या संविधान है, आए दिन इसमें बदलाव ही रहते हैं। और खास करके मेरे दोस्त आप लोगों के लिए तो बड़ी तकलीफ देह परिस्थिति है ये। जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं वो तो परेशान है इस चीज को लेकर के। जैसे ही कोई संविधान संशोधन होता है माथा पीट लेते हैं, यार धत, एक और संविधान संशोधन हो गया, इसको भी याद करना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। आखिरकार मतलब एक यूपीएससी वाले स्टूडेंट का दर्द कोई कब समझेगा? ये संविधान संशोधन कब रुकेंगे? क्यों, आखिर क्यों इतने ज्यादा हुए? हमें क्यों 104 संविधान संशोधन याद करके रखने पड़ रहे हैं? कहीं थोड़ा कम नहीं कर सकते थे? थोड़ा ये इस तरीके का दर्द जो है आप लोगों को थोड़ा सा होता है। तो आप ही नहीं, बाकी जो आलोचक हैं, विचारक हैं, वो भी इस चीज की आलोचना करते हैं यार कि बहुत ज्यादा संविधान संशोधन हुआ है। जब इतना संविधान संशोधन हुआ तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। तो वो बोलते हैं, आलोचना इसकी होती है। और ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन हुए हैं, किए गए हैं, आवश्यकता से अधिक संशोधन किए गए हैं, है ना। तो बाहरी तौर पर 55 वर्षों की, ये तो इस बुक पुरानी हो गई है, इसको करेक्ट कर लेना है। 55 वर्षों की जगह यहां पर इसको कर लेना आप 71 वर्ष, ठीक है, 71 वर्ष कर लेना है। 71 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में ये 92 हैं, इसको 104 कर लेना है। 104 संशोधनों की बात अजीब तो लगती है दोस्त, ठीक। तो अब यहां से सवाल ये आ जाएगा, आपसे जीएस में सवाल पूछ लिया जाएगा
कि भारत में संविधान के संदर्भ में ये सिद्धांत प्रतिपादित है कि वो कठोर और लचीलेपन का मिला जुला मिश्रण है, समन्वय है। उसके बावजूद केवल 71 वर्षों में 104 संविधान संशोधन हो जाना क्या भारतीय संविधान की मूलभूत कमजोरियों को उजागर करता है? तर्क वितर्क करें, एक ऐसे सवाल बना करके दे दिया जा सकता है। और भी कुछ सवाल बन सकते हैं। अब इसका आंसर क्या लिखना है वो आपको एनसीईआरटी में ही दिया गया है, उसको ही समझेंगे। अभी तो हमने समस्या जान ली, अब इसका आंसर जान लेंगे। इससे आप देखोगे ऊपर के जो दो ग्राफ हमने देखे, उन दोनों ग्राफों को देखने से यह पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही। आप में से बहुत सारे दोस्त जब इस सवाल का जो मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर जब लिखेंगे तो सबसे पहले हो सकता है कई लोगों का दिमाग यहीं चले कि भाई एक ही पार्टी कई सालों तक सत्ता में रही तो इसका मतलब उसने अपनी मन मर्जी से बदलाव किए हैं। आपातकाल का दौर याद आ जाता होगा सबको। तो लेकिन जो हमने थोड़ी देर पहले जो दो ग्राफ देखे एनसीईआरटी में, वो तो ऐसा नहीं बोलते। वो तो कहते हैं कि चाहे एक पार्टी का बहुमत रहा हो, चाहे गठबंधन की सरकारें रही हों, चाहे केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें रही हों, तो भी संशोधनों की गति जो है वो उतनी कम नहीं हुई, तो भी लगभग उतने ही संशोधन होते चले गए। तो इसका मतलब राजनीतिक सोच जो है वो मायने नहीं रखती, वो प्रमुख नहीं है। एक फैक्टर हो सकता है लेकिन वो प्रमुख नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण रोल वो प्ले नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। तो संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधनों की एक धारा सी बहने लगती है। यानी कि जो 1950 से 60 का दशक छोड़ दे तो बाकी के दशकों में खूब सारे संविधान संशोधन होते हैं। अब हमारी मैम आ जाती है और ये सवाल के साथ आती है भाई, विदाउट सवाल के साथ नहीं आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, आपके दिमाग में भी सोचने समझने के लिए चीज डाल देते हैं कि हमारे संविधान में इतनी बार संशोधन क्यों किए गए? क्या हमारे समाज या हमारे संविधान में कुछ समस्या है? यही आपका क्वेश्चन हो गया मेंस का, या आपका के क्वेश्चन हो गया मेंस का। जीएस के पेपर नंबर 2 में सवाल आ जाएगा, बस इसमें नीचे लिख देंगे कि टिप्पणी करें, आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें या प्रकाश डालें। इस तरीके से सवाल दे दिया जाएगा। इसको समझने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। तो इसको समझना है तो सबसे पहले हमें संविधानों की विषय वस्तु को समझना होगा कि संविधान की में जो बदलाव हुए किस किस तरीके से हुए। तो संविधान में जितने भी बदलाव हुए, संशोधन हुए, उनको हम मूल रूप से बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 श्रेणियों में हम बांटते हैं। उन तीनों श्रेणियों को देखते हुए चलना है। अब तक किए गए संशोधनों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं और ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने तथा छिटपुट संशोधन से संबंधित है। इसका मतलब सिंपल सा है कि 3 कैटेगरी हैं। संविधान संशोधन जितने हुए 104, उनको 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहली कैटेगरी है सामान्य कैटेगरी, जिसका केवल इतना ही महत्व है कि संविधान के जो बेसिक जो मूल उपबंध हैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं या उसमें छोटा मोटा बदलाव कर देते हैं। जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा भारत के संविधान की विशेषताएं। तो उसमें आपको आलोचना मिलेगी संविधान की। उसमें कहा जाता है कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। और वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, उसका रीजन ये है कि भाषा बड़ी टेक्निकल है, तकनीकी भाषा है, चीजों को ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। उसकी किसी भी तरीके से व्याख्या निकाल सकता है। एक ही बात की व्याख्या 10 अलग अलग तरीके से निकाल, एक ही लाइन की 10 अलग अलग व्याख्याएं निकल सकती हैं। 10 अलग अलग लोग अलग अलग मतलब समझ सकते हैं। तो इसीलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया है और उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया है। तो यहां पर क्या हुआ कि कई प्रावधान ऐसे थे जिनकी स्पष्ट क्लियरिटी ना हो पाने के कारण कुछ बुनियादी समस्याएं आती थी। तो कुछ संविधान संशोधन केवल उन प्रावधानों को स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए किए गए और कुछ में थोड़ा मोड़ा बदलाव किया गया। कुछ बदलाव के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं,
या आपको यहीं पर भी उदाहरण मिल जाएंगे कि मैं आपको बता देता हूं, है ना। तकनीकी भाषा में संशोधन उनको कहा जा सकता है कि केवल भाषा में संशोधन, इनसे उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर देना, 15वां संशोधन हुआ, ठीक। और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन 55वां संविधान संशोधन इसके उदाहरण है। इससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विशेष उपबंध, कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल 1-2 साल उम्र बढ़ गई, है ना, न्यायाधीशों की उम्र बढ़ा दी, उनका वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया, इससे कोई ज्यादा परिवर्तन, ज्यादा बदलाव नहीं आया, ठीक है। तो ये तकनीकी एक सामान्य तरीके के संशोधन थे। एक अन्य उदाहरण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंध। और हमारे जितने भी दोस्त हैं, आप सबको पता है, लोकसभा में आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का रिजर्वेशन देखते हैं। हमारा मूल संविधान जब बना था तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी डाइवर्सिटी, हमारी विविधता बहुत थी, विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, भाषा के लोग थे, अलग अलग धर्म में अलग अलग जातियां थी। उन जाति प्रथा के अंदर भी आप देखोगे तो कुछ जातियां बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी, यानी प्रभावी थी, और कुछ जातियों को बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से काट दिया गया था, यानी कि उनको ना तो शिक्षा मिलती थी, ना शिक्षा का अधिकार, ना प्रॉपर्टी, संपत्ति, किसी भी तरीके का सम्मान नहीं मिलता था। तो ऐसे में अगर उनको भी प्रभावी जातियों के बराबर नहीं लाया गया, उनको बराबर लाने का प्रावधान नहीं लाया जाता, तो समाज जो है वो आज जो विविधता में एकता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप देखते हो, वो नहीं होती। समाज एक दूसरे से घृणा में रहता, टूटा हुआ रहता, आए दिन मार पिटाई, लड़ाई झगड़े चलते रहते, और हम इतने विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि विकास में सभी लोगों का योगदान होता है। सामूहिक योगदान एक सिंगल व्यक्ति के योगदान से ज्यादा होता है। सभी लोगों को साथ लेकर के चलने से आप ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। केवल एक ही जाति या कुछ ही जातियों को प्रभाव होता तो हो सकता है कि भारत में आप में से 90% जनसंख्या के पास कोई पावर ही नहीं होती, कोई अधिकार ही नहीं होता। तो इसीलिए उनको मुख्य धारा में लाने का सबसे अच्छा प्रावधान था आरक्षण। अब अनुच्छेद 15 और 16 में उनको शैक्षणिक संस्थान और रोजगार, सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण मिल गया, लेकिन केवल शैक्षणिक संस्थान और नौकरियों में आरक्षण दे देने से ही उत्थान नहीं हो जाएगा, जब तक कि उनके पास सत्ता ना हो, पावर ना हो, अपना निर्णय खुद लेने के लिए या अपना उत्थान खुद करने के लिए, परिवर्तन में शामिल भागीदारी करने में। तो इसीलिए उनके लिए 10 साल के लिए सीटें कुछ रिजर्व की गई लोकसभा में, कि भाई चलो 10 साल, अगले 10 साल तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। और जब इनका प्रतिनिधित्व सामान्य तौर पर अपने आप आने लग जाएगा, अपने आप बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो इस संसद के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो चाहे तो इसको समाप्त कर दे या उसको बढ़ा भी दे। ये चीज कही गई। तो यही कहा गया है कि मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी, किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया आवश्यक समझा गया। और इस संबंध में अब तक यहां पर लिखा है 5 संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इन संशोधनों से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना है। 5 संशोधन नहीं हुए हैं, अब ज्यादा हो गए हैं, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि बुक थोड़ी सी पुरानी है, इस चीज को देख लेना है। ये पुरानी इसलिए है क्योंकि 2005 तक की थी, ठीक है, तो 2005 तक की थी, तो इसमें केवल 5 की बात की गई। वर्तमान में 7 संशोधन ऐसे किए जा चुके हैं, 7 संशोधन किए जा चुके हैं। हाल ही में लेटेस्ट, हाल फिलहाल सबसे लेटेस्ट जो हुआ वो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, 104 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल हो गया है, जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो सीटें थी, उन सीटों को वर्ष 2030 तक, जनवरी 2030 तक के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो ऐसे उपबंध देखोगे तो इसको 7 कर लीजिएगा, बुक में पुरानी है तो 5 है। तो ऐसे में आप देखोगे तो कुछ बदलाव थोड़ी आया, केवल अवधि बढ़ा दी कि भैया जो चीज चली आ रही थी चलो 10 वर्ष के लिए और कर दी, फिर अगली बार फिर से 10 वर्ष के लिए कर दी। तो 7 संशोधन तो केवल ऐसे ही हैं जिसने मूल संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, बस केवल अवधि बढ़ाई। कुछ ऐसे हैं जिसने केवल वेतन बढ़ा दिया या उम्र बढ़ा दी,
यानी परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि उसको चीजों को समाप्त कर दिया गया या उसकी जगह पर उनमें आप देखोगे अन्य किसी को सम्मिलित कर लिया गया, है ना, कोई मूल उपबंध में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सामान्य प्रकार के तकनीकी प्रकार के संविधान संशोधन थे जो केवल खाना पूर्ति के तरीके से आप देखोगे तो वो किए गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है। ठीक, अब बात करते हैं, क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? अब आप कहोगे कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा कौन सी सर, आपने कब चर्चा की, हम तो भूल गए सर, याद नहीं है राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा। तो आपको ध्यान में होगा जब हमने कार्यपालिका पढ़ी थी, एग्जीक्यूटिव, हाँ, इसी बुक के अंदर चैप्टर है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का, उसमें हमने चर्चा की है दोस्त, बहुत डिटेल में चर्चा की है उसको देख लेना। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में भी एक प्रावधान है, सिंपल सा प्रावधान है, अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 भारत के संविधान में है। वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के सलाह मशविरे के अनुसार काम करेगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। अब दो चीजें हुई, इसको समझना, इसको लेकर के कि मूल संविधान में यह माना गया कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद 74(1) में यह स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अब राष्ट्रपति को लेकर के, इसी चीज को लेकर के दो संशोधन हुए हैं, दो संविधान संशोधन हुए हैं। पहला 42वां संविधान संशोधन, उसमें आपातकाल के दौरान हुआ, आप सबको याद है, 1976 में हुआ, 1976 में हुआ, आपातकाल लागू था पूरे भारत में, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया। उससे पहले राष्ट्रपति के लिए यह प्रावधान था कि वो मंत्री परिषद की सलाह पर सामान्यतः, ध्यान रखें यहां पर ये वर्ड पकड़ लेना है, क्या देखो, समझिए, ध्यान से पढ़िए कि हमारे मूल संविधान में यह माना गया था कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो इसको अनिवार्यतः कर दिया गया, अनिवार्यतः, ठीक है, किससे? 42वें संशोधन से। सामान्यतः का मतलब है कि जरूरी नहीं है बात माने, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसको बात कर दिया गया कि अनिवार्य, बाध्यकारी होगी। अगर मंत्री परिषद ने कुछ बात कह दी राष्ट्रपति को तो वो बात माननी पड़ेगी। राष्ट्रपति को बांध दिया, बेड़ियों में जकड़ दिया कि अब राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी है मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद ने कह दिया कि राष्ट्रपति उठ, राष्ट्रपति उठेगा। उसको कहेगा कि राष्ट्रपति बोल रात को दिन, तो रात को दिन बोलेगा, है ना। तो इस तरीके की परिस्थिति हो गई, यानी रबड़ स्टैंप हो गई। फिर ये मुद्दा उठा कि यार जब राष्ट्रपति के पास पावर ही नहीं है, सारा काम मंत्री परिषद के कहने पर ही करेगा, तो ऐसे में तो मंत्री परिषद तो गलत सलाह भी दे सकता है, जैसे 1975 में दी। 1975 में तो हालांकि मंत्री परिषद ने तो दी ही नहीं, उनका तो रोल ही नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी ने दी अपने मंत्री परिषद की तरफ से। वो अलग स्टोरी है, वो भी मैं आपको जब कांग्रेस प्रणाली पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा बड़े डिटेल से। तो राष्ट्रपति के पद की गरिमा और इसकी महत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। तो ये जो संशोधन हुआ 42वां संशोधन, इससे कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, केवल एक वर्ड का परिवर्तन हो गया, सामान्यतः की जगह अनिवार्यतः कर दिया, और ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया, केवल एक वर्ड का जो है व्याख्या ज्यादा कर दी गई। तो क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा? थोड़ा सा पड़ा, ज्यादा कुछ मतलब नहीं आया, है ना। इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर कर दी गई, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या कर दी है। पहले कंफ्यूजन में रहता था ना, पहले केवल सामान्यतः वर्ड था, तो लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था कि भाई माने क्या ना माने, राष्ट्रपति को भी कंफ्यूजन हो सकता था कि वो बात मानने की ना माने, क्योंकि यहां पर सामान्यतः लिखा है, कंपलसरी नहीं है। बाद में बस उसको एक्सप्लेन करके अनिवार्य कर दिया, यानी कि अब मानना ही पड़ेगा, ये बात हो गई। तो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, केवल व्याख्या हुई, एक्सप्लेनेशन हो गई। तो एक संविधान संशोधन में आपने ये चीज देखी। अब इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रख देखते हैं, अगला जो हम देखते हैं
उसकी के बाद एक और संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, जो शायद इस बुक में नहीं दिया गया है या शायद हमारे टाइपिस्ट ने उड़ा ही दिया है। मैं एक बार आपको देख करके बता देता हूँ कि क्या इस तरीके से है कि नहीं है। नहीं, यहाँ पर है ही नहीं। तो इसके बाद मैं आपको एक और संशोधन बता देता हूँ क्या हुआ, जो कि आमतौर पर हम स्किप कर जाते हैं। इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है जिसको हम बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन, यहां पर 44th अमेंडमेंट एक्ट। अब ये 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार और दे रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार, सिर्फ एक बार। अगर दोबारा से वो सलाह आई तो उसको बात माननी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही रहा कि भाई राष्ट्रपति को बात माननी ही माननी है, मंत्रिपरिषद की ही माननी है, कुछ भी कर ले नहीं होगा। लेकिन इस चीज को लेकर के दो संविधान देख लिया आपने, 42वां और 44वां संविधान संशोधन, उससे दो, इस राष्ट्रपति को लेकर के दो बार बदलाव हुआ। लेकिन क्या कोई बड़ा बदलाव हुआ? केवल व्याख्या कर दी गई, केवल एक्सप्लेनेशन कर दिया गया कि भाई हाँ माननी है, अनिवार्य रूप से माननी है, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार से जब वापस आ जाएगी तब तो उसको 100% माननी ही माननी है, तब वो कुछ नहीं कर सकता। तो एक व्याख्या भर थी। कुछ संविधान संशोधनों के कुछ उपबंध इसी तरीके से हो गए। तो ऐसे में हमारे बच्चे, जो इंटेलिजेंट जो बच्चा है क्लास का, जो समझदार, बहुत ही जागरूक किस्म का जो बच्चा है, वो आता है और वो सवाल पूछता है, हाँ मुझे लगता है कि हमें संशोधनों की संख्या के बजाय बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति के छात्र होने के नाते हमें इसी बात पर गौर करना चाहिए। तो ये बच्चा भी समझदार है, ये समझ गया, आप भी समझदार हो, समझ गए होंगे कि हमें संविधान संशोधनों की संख्या पे नहीं जाना कि 104 हो गए, हमें उसके बदलाव पर ध्यान देना चाहिए कि क्या वो बदलाव महत्वपूर्ण था कि नहीं था। और इसने आपके लिए एक निकाल दी ट्रिक, आप सभी बच्चों के लिए। और वो ट्रिक ये है कि सभी संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे में आप भी बच्चे, दोस्त लोग सवाल पूछते हैं ना कि सर कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन है जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 104 संविधान संशोधनों को जब आप देखोगे तो आप उसमें देखना कि अधिकतर संविधान संशोधन काम के नहीं हैं, ठीक है। तो उनको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ सकते हैं। और वहीं से ही सवाल भी आते हैं। जैसे आमतौर पर अधिकतर जो सवाल आते हैं वो 7वें, 42वें, 39वें, 44वें, और अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो 71वें, 72वें, 73वें, 100, 103, 104, 102, 101, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, वो हम जब लास्ट में इस एम लक्ष्मीकांत का जो मैं लास्ट कराऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपके लिए खुशी की बात इस बच्चे ने समझदारी से कर दी कि बेटा कुछ ही याद करने हैं, सब घबराओ मत, 104 देख करके मत घबराओ, हौसला मत तोड़ो। 104 में से केवल 40 भी नहीं, केवल 30-35 संविधान संशोधन याद करने, बस। ये बात सुनते चौड़ी होगी छाती बच्चों की, खुश हो गए सर आने दो अब तो। सर 104 नहीं देख करके तो डर लगता, लेकिन 30-35 तो सर हम कर ही लेंगे सर, इतनी टेंशन नहीं है। तब ठीक है, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, फील गुड लग रहा है, अब ऑल इज वेल जो है वो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली चीज पर, व्याख्याएं। जो विभिन्न दृष्टिकोण है व्याख्याएं, उसको समझिए कि 1970 के दशक में जो बहुत सारे संविधान संशोधन वो केवल व्याख्याओं को लेकर के ही हो गए थे। संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। 1950 के शंकरी प्रसाद वाले मामले से ही चीजें प्रारंभ हो गई थी, फिर गोलकनाथ का मामला, फिर केशवानंद भारती का मामला। ये सारे आप एम लक्ष्मीकांत में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और मैंने जुडिशरी में भी पढ़ाया है।
इसी बुक की 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है न्यायपालिका जुडिशरी, उसमें भी मैंने ये सारे केसेस करवाए हैं बड़े डिटेल से। आपने नहीं देखा अभी तक? अरे यार, क्लास के बाद देख लेना, जब भी समय हो देख लेना है, छोड़ना नहीं है। केवल वही नहीं देखना बल्कि मैराथन महा मैराथन क्लासेस भी देखनी है। 30-30 घंटे की बहुत सारी महा मैराथन क्लासेस करा दी है मैंने, जिसमें एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एक क्लास में, आंतरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन पूरा का पूरा 30 घंटे में, सब यूट्यूब पर फ्री हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध 25 घंटे में। 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसका भी महामैराथन आएगा, 30-30 घंटे के 2 पार्ट आएंगे। ये ज़्यादा लंबी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है 11th क्लास। इसको समझ लिया तो सब कुछ हो गया। वो एडवर्टाइजमेंट देखते ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो 11th क्लास को पढ़ डाला तो समझो बहुत बड़ा तीर मार डाला है ना। लाइफ जो सेट हो जाएगी पॉलिटी के मामले में, थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार 11th क्लास की एनसीईआरटी के 2 मैराथन, एम लक्ष्मीकांत के 27 या 26 घंटे के, 26 से 27 घंटे के कम से कम भी आपको 5 मैराथन मिलेंगे, 5, 6, 7 मैराथन मिलेंगे लंबे लंबे। आप बस सर्च करो, लिखो ललित यादव अनअकैडमी या केवल ललित यादव लिखो पॉलिटी, सब कुछ आ जाएगी क्लासेस। तो आपके लिए बहुत मेहनत की है हमने, एक जगह पर इकट्ठा चीज़ें दे दी है। ईमानदारी से पढ़ लिए, पॉलिटी बहुत मजबूत हो जाएगी, किसी एग्जाम में मार नहीं खाओगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, देख लेना है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी दे दिए हैं मैंने। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ सारे वहाँ पर मिलेंगे। और अगर हमारी इतनी मेहनत आपको अच्छा लगती है और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी पढ़ना चाहते हैं और विस्तार से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे, LYLYLIVE। इसको याद रखना है मेरे दोस्त, भूलना नहीं है। सब्सक्रिप्शन लेंगे तो LY लाइव से ही लेंगे। आपका समझ लेना आप सभी लोग कि आप सभी के लिए हमने जो मेहनत की, उस मेहनत का कर्ज उतार दिया आपने। हम अपने आप को सफल मान लेंगे कि हाँ चलो हमारे बच्चों को इतना तो बिलीव हुआ हमारे ऊपर। LY लाइव रेफरल कोड हमेशा याद रखना है, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए क्लासेस की हैं और आगे मैं पास होने तक आपको पर्सनली गाइड यहाँ से करता रहूँगा अगर आप ये कोड लगाएंगे तब, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर आपको मेरी मैनेजर दे देंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, वहाँ पर सब मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। अब संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ता है। यह बेसिकली इस चीज को बताया गया है 1970 के दशक में, और 1960 और 1970 के दशक में न्यायपालिका और सरकार का विवाद था। सरकार संविधान संशोधन करती तो न्यायपालिका बोलती कि ना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को लगता है यार ये तो न्यायपालिका तो हमसे ऊपर जा रही है, तो चलो इसी की शक्ति के ऊपर रोक दे। तो सरकार ने कई सारे ऐसे संविधान संशोधन किए जो न्यायपालिका की व्याख्या करने की शक्ति को सीमित करते थे, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को कम करने की कोशिश करते थे। न्यायपालिका तो, लेकिन न्यायपालिका वो बोलता कि ना तुम कितने भी संविधान संशोधन कर लो, हमारी पावर को थोड़ी कम कर पाओगे। संविधान में लिखा हुआ यार, संविधान का इंटरप्रिटेशन न्यायपालिका करेगा, तो अंतिम शक्ति तो हमारे पास है कि तुम्हारा संविधान संशोधन सही है कि नहीं है, तुम कैसे बदल लोगे, हमारे संविधान ही घोषित कर देंगे। तो न्यायपालिका ऐसे बोलता, तो सरकार यानी कि विधायिका के माध्यम से एक और संविधान संशोधन कर देती। ये उसके कुछ प्रावधान को न्यायपालिका अवैध घोषित कर देता, तो फिर से संसद को कुछ और संशोधन करना पड़ता। तो कुछ सारे संविधान संशोधन तो केवल इनके टकराव के कारण ही हो गए, आपसी टकराव के कारण हो गए। 1970 का दशक, न्यायपालिका का मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आप देखना, और साथ ही विधायिका का चैप्टर पढ़ा है इसी 11th क्लास के एनसीईआरटी में, उनमें मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया, तो यहां पर जरूरत नहीं है उनको एक्सप्लेन करने की। तो प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती और उसे न्यायपालिका के नियमों को
नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 75 के दौरान ऐसी ही अनेक परिस्थितियां पैदा हुई। सेम वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि एक ही बात को संसद कहता कि ये ऐसे होगा, तो न्यायपालिका कहती ना ऐसे नहीं ऐसे होगा, है ना, अलग अलग व्याख्या हो जाती। एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक लाइन लिख दी, हम मान लेते हैं एक लाइन हमने लिख दी यहां पर कि जैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, इसको अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे पीटेगा। इस वर्ड को देख लीजिए, ये वर्ड है, इसका मतलब है पीटेगा, इसको समझिएगा। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति इसको कहे पीटेगा मतलब मारेगा, और एक व्यक्ति हो सकता है कहेगा कि इसको बोले पीटेगा यानी कि मार खाएगा। दो अलग अलग व्याख्या निकल गई ना, दो अलग अलग लोगों ने इसके दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर दिए, दो अलग अलग व्याख्या निकाल दिए। एक ने तो कह दिया कि तू मुझे कि ये पीटने की बात कर रहा है, पीटेगा, है ना, और एक कह रहा है तू पीटेगा, है ना। यहां पर लिख देते हैं तू या आप, ठीक है, यहां पर लिखते हैं तू पीटेगा। तो एक व्यक्ति मेरा जैसा है वो हो सकता है कहे कि भाई तू पिटेगा, है ना, इस तरीके का व्याख्या कर दे, और एक बिल्कुल सीधा सीधा व्यक्ति वो कहेगा तू पीटेगा डर के मारे। दो व्याख्याएं हो गई। तो सेम यही चीज है, संविधान के प्रावधान भी ऐसे ही है। न्यायपालिका अलग व्याख्या, संसद की अलग व्याख्या, एक ही चीज की अलग अलग व्याख्या करते थे। उसी से दोनों के बीच में टकराव हो जाता, और उस टकराव के कारण संविधान संशोधन हो जाते बार बार, ठीक है। इसके कारण अनेक ऐसी परिस्थितियां हुई। तो ये देखो, इसमें भी लिख दिया कि न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। न्यायपालिका और विधायिका वाले चैप्टर देख लेना, उसमें आप समझ जाओगे, बहुत डिटेल्स मैंने पढ़ाया है। और 3 दृष्टांतों का उल्लेख हम कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर अगर हम बात करें, मैं यहां से आपकी ये हटा देता हूं पिटेगा और पिटेगा वाला, ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके कि आमतौर पर इनके बीच के जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो किन चीजों को लेकर के होता है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर ही मतभेद पैदा होते रहे हैं। इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहे हैं। 1970 के दशक का एक विवाद यह भी तो था कि क्या संसद संविधान में अपनी मनमर्जी से कोई भी बदलाव कर सकती है, खास करके मौलिक अधिकारों में। क्या मौलिक अधिकारों में मनमाना बदलाव कर सकती है, उसको लेकर भी विवाद था। न्यायपालिका ने एक केस में कहा कि नहीं कर सकती, फिर केशवानंद भारती केस में कहा कि हाँ कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे का नहीं कर सकती। कहने का मतलब संविधान संशोधन, ये सारे केस अगर आपको समझने तो आप इसी क्लास, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट है 11th क्लास की, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं। तो विधायिका वाला और न्यायपालिका वाला चैप्टर जरूर, सारे ही चैप्टर देखने, बल्कि आप तो पहले ही चैप्टर से देखिएगा। तो मूल रूप से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनको लेकर के विवाद इनके बीच में रहे हैं, ठीक, उठते रहे हैं, और उन्हीं से ही ये बदलाव हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, 1970 से 75 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए, जो मैंने आपको बता ही दिया, समझा ही दिया था। और यह यहाँ याद रखना जरूरी होगा कि इस दौर 1970 से 75 में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। और अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश को आजाद कराया गया। उसी दौरान आप देखोगे देश में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। न्यायपालिका और विधायिका का विवाद चल रहा था, तो उसमें 1973 में केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया, जिसमें न्यायपालिका ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी तरीके का संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी किसी तरीके का संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के ऊपर असर डालने वाला संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नींव है, जड़ें हैं, वो हिल जाए। तो बहुत बड़ा एक घटनाक्रम जो है वो वहां पर चल रहा था उस समय। यहां पर
तो इसीलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तो इस काल की राजनीति को जानना जरूरी है। और वो आप देखोगे इस यहां पर लिखा कि अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में और जानकारी मिलेगी। बेसिकली 12th क्लास की बात कर रहे हैं। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में चीजें समझने को आएगी। जब आप कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम पढ़ेंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब एक बार फिर से मैम जी आ गई हैं और इस बार पर्दे के पीछे से आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बात अब भी समझ नहीं आ रही, लिखित संविधान में अलग अलग व्याख्याओं की क्या जरूरत है? क्या लोग संविधान में अपनी इच्छाओं को मूर्त होते देखना चाहते हैं? यह भी एक क्वेश्चन आपका मैडम ने बना दिया मेंस का। एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा हुआ एक तरीके से केस क्वेश्चन बन गया कि संविधान में भाई अलग अलग व्याख्या करने की जरूरत ही क्या है? क्या लोग हर अनुच्छेद को, हर चीज को अपनी इच्छा पूर्ति करने का साधन मानते हुए अपने अनुसार इंटरप्रिटेशन करते हैं? भाई करते तो ऐसे ही, वास्तविकता यही है। आपको कोई एक लाइन दे दी जाए, वही बात कि आप इस लाइन को देख करके बताओ कि क्या करना चाहते हो, है ना? फिर से उस पर आ जाते हैं कि जैसे हम बात कर लेते हैं तू पीटेगा, पीटेगा पे आ जाते हैं। ये आपकी काफी फेमस हो जाएगी। अब ऐसे में मान लेते हैं तुम्हारे सामने ये लाइन लिखी है और तुम्हें इंटरप्रेट करना है, और तुम्हारे सामने कोई तुमसे कमजोर व्यक्ति है और तुमसे कहा जाए कि तुम बताओ इसको कि क्या है, तो हो सकता है तुम रोब झाड़ने लगे कह दो तू पिटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे हट्टा कट्टा व्यक्ति है, तगड़ा व्यक्ति है, और फिर आपको कहा जाए कि भाई इस लाइन की जरा एक बार पढ़ करके बताना, व्याख्या बताना सामने वाले को, तो हो सकता है कि आपको डर लगे। तो आपका हित इसी में है कि उसको डायरेक्ट ऐसे उसको नाराज ना किया जाए, तो आप इसकी व्याख्या बदल दोगे और आप कहोगे तू पीटेगा, तू मेरे को पीटेगा, है ना? ऐसा हो सकता है कि तू पीटेगा, यानी कि इससे हो सकता है कि व्याख्या चेंज होगी। आपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या बदल ली ना। सेम यही चीज है यहां पर। क्या है, संविधान में अपनी इच्छाओं को मूर्त होते देखना चाहते हैं, इसीलिए लोग उसकी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। सरकार मुख्य रूप से बेसिकली यही काम करती है, वो अलग अलग व्याख्याओं का कारण यही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रकार के संशोधन की। एक संशोधन आपने देखा तकनीकी और व्याख्या करने वाले संशोधन, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं थे जो बदलाव हुए। अब दूसरे तरीके के संशोधन है, उनको हम बोलते हैं राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से किए गए संशोधन। अब आपको लगेगा यार आम सहमति भी कुछ हो सकती है क्या कभी? क्या कोई ऐसी बला भी है जिसको हम कहें आम सहमति, और वो भी भारत की राजनीति में खास करके? तो ऐसा भी होता है। बहुत से संशोधन ऐसे भी हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है। इसका मतलब यह है, यह कहा जा सकता है कि यह संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। इसका मतलब उस समय के जो राजनीतिक जो आइडियोलॉजी सभी लोगों में चल रही थी, और इसके साथ साथ वहां पर जो समाज की जो इच्छाएं थी, समाज में जो कुछ डिमांड हो रही थी, कुछ बदलाव करने की डिमांड हो रही थी, उन सब चीजों को लेकर के ये हुए। 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और जो सबसे प्रमुख बात जो देखेंगे, उस पर जाने से पहले यहां पर एक सवाल पूछा गया है कि यहां पुनः पिछले सॉरी ठंड बहुत है दिल्ली में, तो थोड़ा सा ठंड में हो जाता है दिक्कत। आप में से बहुत सारे दोस्त चाय प्रेमी होंगे हमारे, तो ठंड लगने पर आप लोग चाय पी लेते हैं, चाय का सेवन कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ थोड़ी सी समस्या है, हम चाय पीते ही नहीं हैं। कोल्ड ड्रिंक, चाय, फास्ट फूड, कोल्ड मतलब इस तरीके की चीज़ें नहीं खाते हैं, ना ही पीते हैं। तो मजबूरी में करे क्या ना करे, अब बार बार दूध गर्म करना पड़ता है ना। गर्म दूध करके उसी में ही अपना कुछ बोर्नविटा टाइप की चीज़ें या प्रोटीन शेक मिला करके उसी को ही पी करके गुजारा चला रहे हैं, काम चला रहे हैं बार बार, ठीक है। अब चाय की चुस्की लेकर के ऐसा नहीं कर पाते हैं कि एक चाय पिया तरोताज़ा हो गए घंटे 2 घंटे के लिए, फिर चाय पी फिर तरोताज़ा हो गए, वो आदत नहीं हो पा रही है।
तो कई बार उस चक्कर में भी आप देखोगे तो ठंड लगने जैसी चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से पिछले प्रश्न पर चलते हैं कि गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए। इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है, क्लियरली इन्होंने दे दिया कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। ये हो सकता है ना सवाल जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी पूछा कि भाई साहब गठबंधन होने के बावजूद इतने संविधान संशोधन क्यों, आखिर क्यों? सवाल आता है ना, टीवी सीरियल में पूछा जाता है, एकता कपूर टाइप के सीरियल, वो एकदम से आपको घुमाएंगे, ऐसे करेंगे, क्यों क्यों क्यों, 3 बार एक एक चीज करेंगे, क्यों क्यों क्यों। तो ये सवाल आपके मन में भी आ सकता था। तो वो इसलिए हुए, तो उसमें एक फैक्टर ये भी था कि आम सहमति भी थी लोगों की। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, बहुत सारे मामले ऐसे थे जो आम सहमति पर हो रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका शुरुआत हुई दल बदल विरोधी कानून, 52वां संविधान संशोधन। 1980 एंटी डिफेक्शन लॉ की जब हम बात करते हैं तो 1900, ये कुछ संविधान संशोधन है जो आपके लिए यहां पर लिख करके लेकर गए। 52वां, 61वां, 73वां, 74वां, ये ऐसे संविधान संशोधन है जो एक आम सहमति से हुए, जिसमें मतलब सभी दल सहमत थे। उसका रीजन ये था क्योंकि जनता भी बहुत डिमांड करती थी। ये ध्यान रखिए, जनता क्या डिमांड कर रही थी, दल बदल बहुत होने लग गया था। 1980 के दशक में बहुत ज्यादा दल बदल जो है वो हुआ। आया राम गया राम की कहानी आपने सुनी होगी, मैंने सुनाई भी है आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ाते समय, तो वो वीडियोस देख लेना, वहां पर मिल जाएगी। कोई भी मेंबर एक पार्टी से चुना जाता, सीट, शक्ति, मंत्री का पद पाने के लालच में या पैसे के लालच में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता। तो ऐसे में जो दल जिसके पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ के आया उसको छोड़ करके दूसरे में चले जाता, फिर दूसरे की वजह जब तीसरा और लालच देता तो तीसरे में चले जाता, चौथी पार्टी और लालच देती तो चौथी में चला जाता। तो एक तरीके से मजाक सा बन करके रह गया था। तो उस समय राजनीतिक पार्टियों ने भी समझा ये चीज कि यार ये चीज सभी के लिए गलत है, केवल किसी एक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी नहीं बल्कि सभी के लिए गलत है। क्योंकि आने वाले समय में तो विपक्षी दल भी तो सत्ता में आएंगे कभी, तब उनके भी विधायक, उनके भी सांसद ऐसे ही टूटेंगे लालच में। तो इसको रोका जाना चाहिए। एक आम सहमति उनकी भी बन गई, जनता का भी आकांक्षाएं थी, जनता की भी मांग थी कि यार इस तरीके से लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। तो 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल कानून ला दिया गया 1985। ठीक है, वो आ गया। अब दल बदल विरोधी कानून 52वां और 91वां संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में 61वां संशोधन भी हुआ और 73वां और 74वां संशोधन भी किए गए। आम सहमति से हो गए। आप सभी को याद होगा कि मूल संविधान में आपकी वोट देने की उम्र दोस्त 18 वर्ष नहीं थी, 21 साल थी, है ना। जो विवाह की लड़कों की उम्र वही वोट देने की उम्र। लेकिन अब इसको कम कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि जो लड़कियों के विवाह की उम्र वही वोट देने की उम्र। सबको समानता का इक्वल राइट थोड़ा सा कम उसमें करके दे दिया गया। अभी हालांकि विवाह की उम्र, लड़कियों की उम्र को भी बढ़ाने की बात की जा रही है, जो बढ़ भी जाएगी, अच्छी चीज है, बढ़नी चाहिए। 18 वर्ष बहुत छोटी एज हो जाती है, बचपना होता है, खेल कूद के दिन होते हैं, नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है शादी विवाह करो तो 27-28 तक तो आराम से रुको। आप चाहे बेरोजगार भी हो, कुछ भी ना कर रहे हो, कितने भी बड़े IAS ऑफिसर, कितने भी बड़े अधिकारी भी बन गए हो, रुक जाओ। 27-28 साल की उम्र तक रुक जाओ, मैच्योरिटी आने दो। क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय सही रिजल्ट नहीं देता है। जल्दबाजी में, भावनाओं में बह करके आप कुछ चीजें करते हैं तो वो उतनी कामयाब नहीं हो पाती हैं। परिपक्वता आप में नहीं होती है, उस रिश्ते को लेकर के भी, अपने काम को लेकर के भी समझ नहीं होती है। वो समझ विकसित होती है थोड़े समय के बाद, थोड़ा समय लगता है। मान करके चलिएगा कि 30 के बाद ही थोड़ा आप मैच्योरिटी का लेवल वो अचीव करते हैं। लड़के तो खास करके भाई, तुम लड़के लोग अपने आप को समझते बड़े स्मार्ट हैं, समझदार हैं, अपने से ज़्यादा किसी को समझते ही नहीं है उस एज में। मैं भी ऐसे करता था, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूँ, 24-25 साल की उम्र तक होने तक आते आते मेरे को लगता है कि लड़के चपड़ू टाइप के ही होते हैं। चपड़ू टाइप का मतलब कि वो समझेंगे अपने आप को बहुत कुछ, लेकिन बिल्कुल मैच्योर नहीं होते। मैच्योरिटी नाम का MB नहीं होता है, इमैच्योर होते हैं, जोश में डिसीजन लेते हैं,
माइंड में बस बना लेते हैं हाँ हम ही हैं, जो हैं वो हम हैं, जानी हम, है ना, हम ही हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन लड़कों की मैच्योरिटी थोड़ी लेट शुरू होती है, 25-26 के बाद थोड़ा सा और मैच्योर होना शुरू होते हैं, परिपक्व होना शुरू होते हैं, ठोकरे खा खा करके चीज़ें समझ में आती हैं। लड़कियां थोड़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, एक प्रकृति का गुण उनको मिला है, लेकिन इतनी मैच्योर भी नहीं हो पाती कि वो बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को संभाल के चले जाएं 20-21 की उम्र तक ही। तो मैं मान करके चलता हूँ 26, 27, 28 साल तक आपको नहीं करना चाहिए, किसी को भी रुकना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप विवाह के लिए, रिश्ते को संभालने के लिए समझदार रहेंगे, है ना। तो कोशिश करना है कि 30 के बाद जाना है, पार करना है। अब यहां पर उम्र की बात कर रहे थे, तो उम्र की बात ये हुई कि जो हमारा संविधान संशोधन होता है 61वां, उससे आपकी वोटिंग देने की उम्र 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इसके साथ साथ पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया गया। ठीक है, 73वां और 74वां हुआ। 73वें से आपको पंचायती राज आया, 74 से शहरी प्रशासन आया। तो इन सभी चीजों को लेकर के राजनीतिक दलों में एक आम सहमति थी, जनता की भी मांग थी, तो इसको आम सहमति वाले कहते हैं। इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने में भी संशोधन किए गए। मंडल आयोग की बात बेसिकली कर रहे हैं, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ओबीसी, है ना। 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। यानी कि 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी को मिला नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, उसकी बात यहां पर की जा रही है। और इन सभी चीजों के लिए एक आम सहमति थी, कोई मतलब विशेष तरीके का दलों में वो नहीं था, क्योंकि सारे क्षेत्रीय दल उभर करके आ गए थे और सभी का बेस जो था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर अलग अलग जाति समूहों के ऊपर टिका हुआ था। तो ऐसे में एक आम सहमति से ओबीसी को भी आरक्षण इन्होंने दे दिया। ठीक है, जनता की भी डिमांड थी। अब इसका मतलब जब ये सारी चीजें देखी तो एक तरफ तो आपको ये लगता है, समझ में आता है कि यार राजनीतिक दल तो एक दूसरे के बड़े विरोधी हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे जिसमें वो सहमत भी हो जाते हैं, जिसमें सबका भला है, अपना भला तो सब, है ना, सबका भला लेकर के वो चलते हैं। तो यही बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा शक्ल थोड़ी सी उदास सी है। वो कहते हैं कि इसका मतलब कुछ मामलों में राजनीतिज्ञ एक दूसरे से सहमत होते हैं, मगर सहमति के अर्थ को लेकर उनके बीच विवाद फिर भी बना रहता है। विवाद हमेशा रहता है, लेकिन कुछ मामलों में सहमत हो जाना पड़ता है, मान लिया जाता है। कहते हैं ना कि समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो राजनीतिक दल थोड़े इसी तरीके का काम करते हैं, वो करते हैं। ये इमरजेंसी की फोटो है 1975 की, जो भारत में थी। अब आम सहमति वाले संशोधनों में कुछ संशोधन ऐसे हो जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हो जाता है, विवादास्पद टाइप के, इसमें कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में ऐसे विवादास्पद संशोधन कौन से हैं जिसमें को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में बड़ा विवाद हुआ, तो एक सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा संशोधन आपको याद आएगा 42वां संविधान संशोधन 1975 के आपातकाल के बाद, जो 1976 में किया गया। वो परिस्थितियां बड़ी ही विचित्र किस्म की परिस्थितियां थी, उसको हम समझते हैं। हमारी अब तक की चर्चा से यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी। 1971 से 76 के काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे। तो इस चीज को समझना, ये आपातकाल का समय था, और आपातकाल की परिस्थितियों को अगर आप जानना है तो आप ध्यान रखिए, उस समय इलेक्शन, इंदिरा गांधी को ये लगने लगा कि भाई अगर इलेक्शन होंगे तो उनकी सत्ता जा सकती है, तो उन्होंने जबरदस्ती जानबूझ करके अपनी
सरकार अपने कार्यकाल को और लंबा चलाने के लिए आपातकाल लागू कर दिया। उनको लगा कि आपातकाल लागू रहेगा तो इससे लोगों का ध्यान जो है सरकार की नाकामी से हट जाएगा। दूसरा, जो विरोधी विपक्षी दल के नेता हैं उनको चुपचाप जेल में बंद करके मारपीट करके काबू कर लिया जाएगा, तो केवल कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहेगा और अगली बार इलेक्शन होंगे तो कांग्रेस दोबारा से जीत जाएगी। और इस आपातकाल के दौर में काफ़ी सारे अत्याचार भी लोगों के ऊपर किए गए। जैसे मैं बार बार आपको नसबंदी वाला एक डायलॉग, एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे नसबंदी की गई, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ करके लोगों की। आप एक मूवी देखना, 2 मूवियाँ बड़ी बेहतरीन है। एक शुक्राणु नाम की मूवी है जो मिर्ज़ापुर का जो मुन्ना भैया है उनकी फिल्म है, और एक सांड की आंख, नाम सुनते ही हंसी आएगी लेकिन बहुत बेहतरीन मूवी है। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण है। 2 ग्रामीण महिलाओं की, 2 बुजुर्ग महिलाओं की कहानी है जिसमें वो बहुत बड़ी निशानेबाज चैंपियन बनती हैं और अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को चैंपियन बनाती हैं। सांड की आंख नाम से है, देखना। भूमि पेंडेनकर और तापसी पन्नू उसके अंदर हीरोइन है। उसमें आपको 1975 के आपातकाल की बहुत अच्छी झलक देखने को मिलेगी कि कैसे सरकार की तरफ जनसंख्या बढ़ रही थी। अब जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो संसाधनों के ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ रहा था, देश का विकास नहीं हो पा रहा था। जनसंख्या दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ रही थी, और खास करके उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, कुछ ज़्यादा ही शरारती किस्म के लोग थे। इन्होंने तो जनसंख्या को ऐसे बढ़ाया जैसे मतलब गुब्बारे में हवा डालने से जैसे वो फूलता है ना, तो इन्होंने उस तरीके से जनसंख्या को फुलाया, इतना बढ़ाया, माने ही नहीं, भावनाओं पर कंट्रोल किया ही नहीं, चीज़ें समझे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में सरकार ने ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी करनी शुरू की है। टारगेट दिया जाने लगा। सरकार का आदेश था कि जितने भी लोग हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं उनको नसबंदी करा दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस को और डॉक्टरों को टारगेट दे दिया कि भाई एक दिन में तुम्हें 100 नसबंदी करनी है, और पुलिस को टारगेट दे दिया कि तुम्हें 100 लोगों को ला करके पकड़ करके डॉक्टरों से नसबंदी करवानी है, नहीं करवाओगे तो तुम दोनों की ही नौकरी चली जाएगी। अब वो दोनों मरते क्या ना करते, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो गाड़ी जाती, पुलिस की वैन जाती, गांव गांव जाती, गांव में रुकती, और जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष उनको जिंदा चलता हुआ दिख जाता उसको पकड़ करके जबरदस्ती गाड़ी में धकेल लेते। अब फिर वो चाहे बेचारा विवाहित हो या चाहे अविवाहित हो, चाहे बच्चे हुए हों या चाहे बच्चे ना हुए हों, नया नया ताज़ा ताज़ा ही जवान हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चिल्ला करके कुछ भी कहते रहते, नहीं मानते, जबरदस्ती पकड़ करके ले जाते और उनकी नसबंदी कर दी जाती। तो लोग बड़े इस चीज़ को लेकर के नाराज हुए कि यार आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो, जबरदस्ती कैसे कर सकते हो। कोई भी चीज़ है उसको बदलाव लाने में हो सकता है समय लगे, लेकिन सही तरीके से लाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं ला सकते, है ना। जैसे हम आपको अनअकैडमी का कोर्स लेने के लिए बोलते हैं, तो आपको जब टीचिंग अच्छी लगती है, चीज़ें अच्छी लगती है, तभी आप लेते हो। हम जबरदस्ती कहें कि लो ही लो, लो आज ही लो, नहीं तो गोली रख के सर पे रख करके मार देंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, आपको लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन जब आपको अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसको लेने से हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप LY लाइव रेफरल कोड के साथ ले लेंगे। तो वो आपके लिए सुविधाएं देने की जरूरत है, आपके लिए बेटर चीजें देने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने वहां पर थोड़ी सी ज्यादती कर दी, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों के मौलिक अधिकारों का बहुत हनन हुआ। और हमारे गांव में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पुरुष बुजुर्ग ऐसे हैं जो चौपाल पर बैठते हैं, बीड़ी हाथ में लेते हैं। बैठने का स्टाइल आपको पता ही है, गांव के जो धोती पहनते हैं, लुंगी बेसिकली है ना, धोती पहन करके धोती कुर्ते में रहते हैं। और जैसे हम एक अलग तरीके की किस्म की, खास किस्म की पोजीशन में बैठते हैं, दोनों टांग घुटना फोल्ड करके नीचे, उस पोजीशन में बैठ करके हाथ आगे रख करके घुटनों पे, और बीड़ी पीते रहते हैं। और बीड़ी अपना फिर दुखड़ा सुनाते हैं कि बड़ा अत्याचार किया हमारे साथ, हम तो नए नए जवान ही हुए थे, लेकिन पुलिस आई, ज़बरदस्ती पकड़ करके लेकर के नसबंदी करा दी, उसके चक्कर में आज तक विवाह नहीं हुआ, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा। गालियां बकते बड़ी खतरनाक किस्म की उनकी। तो वो गुस्सा आज तक भी लोगों में बना हुआ है। तो वो ये चीज दिखाता है कि ये जो संविधान संशोधन भी हुए तो वो भी ऐसे ही थे कि इसमें जबरदस्ती चीजें की गई, सरकार को तानाशाह यानी डिक्टेटर वाली शक्तियां दिलाने वाली चीजें की गई, बदलाव ऐसे बदलाव किए गए कि सरकार ही सरकार दिखने लगी सब कहीं, बाकी चीजों को कम करने की कोशिश की गई। अब जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं
तो जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई और ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले जो पिछले 3 संशोधनों की हमने बात की। और इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई। वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है और इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी। 42वां संविधान संशोधन जो आमतौर पर इसको कहा जाता है कि दुर्भावना से ग्रस्त था और सरकार ने बाकी सभी संस्थाओं की ऊपर कंट्रोल करने और अपनी सरकार की शक्ति को और अधिक विस्तारित करने बढ़ाने के लिए संशोधन किया और यहां तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया गया था। आप सबको याद होगा कि भारत में लोकसभा की अवधि 5 साल के लिए ही होती है, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा की होती है। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया, उनको लगा कि हम सत्ता में तो हमारी सत्ता और बढ़ाई जाए, तो उन्होंने लोकसभा की अवधि 5 की बजाय 6 वर्ष की कर दी कि 6 वर्ष तक होनी चाहिए। एक तरीके से अपना तानाशाही निर्णय लिया गया। अब साथ ही आपने देखा मूल कर्तव्य, आपने मूल कर्तव्य पढ़े होंगे। आपने देखा कि संविधान में मूल कर्तव्य थे नहीं, इनको बाद में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया। इसके साथ साथ 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। आप सबको पता है कि संसद का कानून या कार्यपालिका को कोई आदेश अगर संविधान का दायरे के खिलाफ जाता है तो न्यायपालिका उनकी समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और जुडिशियल रिव्यू करते हुए उस कानून या उस आदेश को खारिज कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो उस जुडिशियल पावर जो उसकी संवैधानिक शक्ति है न्यायपालिका की, उसको भी प्रतिबंधित करने की कोशिश यहां से की गई। तो इसका मतलब यह है, यह कहा जा सकता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। इसीलिए इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। आपने कई बार एमसीक्यू वाले एग्जाम में सवाल देखा होगा कि निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन है, 42nd अमेंडमेंट है, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि उसमें लगभग संविधान के हर दूसरे प्रावधान को बदल दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, कुछ ना कुछ उसमें डाला गया, प्रभावित हुआ। और आपको यह भी पता होगा कि इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। अब आप कहोगे प्रस्तावना में क्या हुआ? प्रस्तावना में भाई साहब बदलाव हुआ था ना, 3 वर्ड जोड़े गए। प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे जो आज हैं। कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में करके बताओ जरा। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, चैट बॉक्स में चै चै पे पे करेंगे सभी एक दूसरे के साथ, है ना। यहां पर सब कुछ चला रहेगा, प्रपोजल, सारी बातचीत यहीं कर लेनी है, सारी भड़ास यही निकाल लेनी है कमेंट बॉक्स में ही, चैट बॉक्स में ही। काम की चीज के ऊपर चर्चा नहीं करनी है ना। काम की चीज पर कमेंट करो, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में करके बताओ। वो लंबे समय तक टिकता है, सभी को दिखता है। कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स को बंद करके नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर कमेंट करो कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए। तो मैं आपको बता देता हूं कि 3 प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। पहला जो था, जिसको हम बोलते हैं क्या, समाजवादी, समाजवादी यानी कि इसको हम कहेंगे सोशलिस्ट। दूसरा जिसको हम बोलेंगे पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। और तीसरा हमारी अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है प्रस्तावना में जोड़े गए। 7वीं अनुसूची क्या है? तो 7वीं अनुसूची आपको याद होगा, शक्तियों के बंटवारे की हम बात करते हैं। संघीय व्यवस्था मैंने पढ़ाई थी, संघवाद, इसी 11th क्लास में ही एक चैप्टर है संघवाद, उसमें मैंने पढ़ाया था। उसमें केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन है। बताया गया कि संघ, केंद्र सरकार किसके ऊपर कानून बनाएगी, राज्य सरकार किस पे बनाएगी, और जो समवर्ती सूची उसके ऊपर केंद्र राज्य दोनों ही मिलकर के कानून बना सकते हैं। उसमें भी परिवर्तन हुआ। आपने देखा कि कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, कुछ नए विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए।
53 अनुच्छेद, सोचो इतने 53 आर्टिकल्स में बदलाव आ गया, इतना बड़ा संविधान चेंज आया। तो इसके लिए इसको मिनी संविधान कहना गलत नहीं है। अब आप कहोगे कि सर एक बात समझ में नहीं आई, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने तो पिछली क्लास में बताया था कि संविधान में संशोधन के लिए तो विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2/3 बहुमत के लिए तो विपक्षी पार्टियों का भी होना जरूरी है, विपक्षी पार्टी के सदस्यों की सहमति की भी जरूरत है, उनके बिना तो हो ही नहीं सकेगा। अब यहां पर 2 तरीके की चीजें काम करती हैं, समझिएगा। सबसे पहली चीज तो आपको यह समझने की जरूरत है कि बिना विपक्षी पार्टियों के सहयोग से भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अगर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है तो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन करने के लिए पहला तरीका यह है कि कुल सदस्यों के 50% वोट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी किसी सदन की संख्या है उसके 50% लोग उपस्थित होकर के वोट डालने चाहिए। दूसरा, फिर मैंने कहा कि ये जो 50% है इसके 2/3 पक्ष में होने चाहिए, पक्ष में वोट डालने चाहिए। तो इसका मतलब समझिए कि अगर लोकसभा के अंदर मान लेते हैं कि उस समय 552 कुल सीटें थी, लेकिन मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, 550 सीटें हैं, तो 50% कितना हुआ इसका? 50% हो गया 125 सीट, सॉरी 225 सीट, 225। ठीक है, नहीं 225 नहीं, वो ज्यादा हो गई है ना, मैं ही 275 हो गई, 275 सीट हो गई, 275 सीटें जो हैं वो हो गई। पुरानी क्लास में भी शायद जल्दी में गलती में 225 ही मैंने करवा दिया है, उसको भी चेक कर लेना, 275 करना है, वहां पर भी 275 सीटें आएंगी, वो 225 नहीं होंगी, वो थोड़ा सा पुरानी क्लास में भी एक गड़बड़ हुई। तो अगर हम मान लेते हैं कि 275 सीट है, इतनी प्रतिशत 50% इतनी वोट होने गिरने जरूरी है। अब ऐसे में मान लीजिए जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी पार्टी जो है, उसके पास संसद में 280 सीटें हैं, 280 सीटों पर उसने विजय हासिल कर रखी है। तो इसका मतलब 50% से अधिक है उनके पास सीटें। तो अगर सत्ताधारी पार्टी के सभी सदस्य उपस्थित हो गए और सभी सदस्य वोट डाल दें, तो ये तो एक तरीके से संविधान में 2/3 बहुमत उनके पास हो गया। अब ऐसी परिस्थिति कब आएगी कि जब सत्ताधारी पार्टी के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित हो। बाकी के पार्टी के लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, बाकी के दल के कि वो नहीं रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति 1975 में आई। 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जितने भी विपक्षी लीडर थे, जितने भी मेन लीडर थे, उन सबको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। सभी को, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे छोटे से लेकर के बड़ा नेता जो कांग्रेस का विरोधी था, पकड़ करके जेल में जाकर के ठूस दिया। अब विपक्षी दलों के लिए कोई नेता ही नहीं रहा, विपक्षी दल के अधिकतर सांसद जेल में, सरकार स्वतंत्र। सरकार ने उसका फायदा उठाते हुए संविधान में संशोधन लगातार कर लिया। ठीक है, इस चीज को आपको समझते हुए चलना है। तो इससे आपने एक बात चीजें क्लियर समझ ली कि 2/3 बहुमत को प्राप्त कर लेना भी बड़ी ही चतुराई से संविधान के साथ धोखा करते हुए भी की जा सकती है। 1975 के आपातकाल के दौरान जब सारे के सारे सत्ताधारी दल, देखो लिखो, मैं आपको इसको स्क्रीन से हटा देता हूं, ये सारी
कि जब यह संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखोगे तो जब सारे के सारे सांसद विपक्षी दलों के अधिकतर जेल में ही हैं और जो बाकी बच गए उनको डरा धमका करके कह दिया गया या तो तुम वोट डालने ही मत आओ और आओगे तो बाद में तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा कोई ना कोई इल्जाम लगा करके। तो बेचारे बहुत सारे खुद से भी वोट डालने नहीं आए उस संशोधन में। तो कुछ जो आए गिने चुने आए तो उनका कोई फर्क पड़ता नहीं था, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। और तीसरा 42वां संविधान संशोधन बिना विपक्षी दलों की सहमति के ही हो गया, बिना उनकी मर्जी बिना उनका कंसेंट लिए हो गया। 2/3 बहुमत इन्होंने खुद ही संविधान के प्रावधानों के साथ धोखा करते हुए प्राप्त कर लिया। तो यह चीज आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल की हार हुई। कांग्रेस को लगता था कि भैया अब परिस्थितियां सुधर गई है, तो उन्होंने आपातकाल हटा दिया। इलेक्शन हुए तो जनता बड़ी नाराज थी, रुष्ट थी। जबरदस्ती नसबंदी वाले उस मामले ने, परिवार नियोजन के मामले ने बड़ा कहर ढाया था, जुल्म ढाया था। तो लोगों ने वोट नहीं दिया और भारत में राजनीतिक तौर पर एक नया बदलाव देखने को मिला। अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। 1977 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जनता पार्टी की सरकार आई, जो केंद्र के स्तर पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो नई सरकार ने क्या किया? जब नई सरकार विरोधी पार्टी, विरोधी दलों की आई तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पुराने संशोधन हुए हैं, जिन संशोधनों ने गलत तरीके की चीजें स्थापित की हैं, उल्टे सीधे कुछ मानदंड स्थापित कर दिए हैं, तो वो उसको वापस बदलेंगे, सही करेंगे। जो संविधान को नुकसान हो गया उसको सही करने की कोशिश करेगी। तो यही हुआ। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें तथा 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। यानी कि कहा जाए, देखा जाए तो 43वां और 44वां संविधान संशोधन केवल इसलिए ही किया गया था कि जो पुराने संविधान संशोधन थे, खास करके 42वां संशोधन, उसके प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाए जो गलत थे, यानी कि जो असंवैधानिक थे। तो आपने देखा कि 44वां संविधान संशोधन और इनसे क्या हुआ, लोकसभा की कार्य अवधि फिर से 5 साल कर दी गई। ठीक है, और भी कई सारी चीजों में आप देखोगे तो बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। अब इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। ठीक, तो मैम फिर से सवाल पूछती आती है, बताती हैं, अच्छा तो सारा मामला राजनीति से जुड़ा है, क्या मैं यही बात नहीं कह रही थी कि संविधान और संशोधन के मसले कानून के बजाय राजनीति से ज्यादा संबंधित हैं? तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली इस तरीके के सवाल दिए गए हैं। कभी कहते हैं कि राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, कभी कहेंगे कि राजनीति से ही जुड़े हुए हैं। तो आपको बड़े ही चतुर चालाक बनते हुए समझदारी से उत्तर देना है। कभी भी सवाल आए तो बोलना कि ऐसा नहीं है कि राजनीति से नहीं जुड़े हुए, पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हुए, सभी चीजें नहीं जुड़ी हुई वो कह सकते, लेकिन कुछ चीजें राजनीति से भी प्रेरित हैं। ठीक है, कुछ चीजें परिस्थितियों से भी प्रेरित हैं। तो इन सभी का मिलाजुला सम्मिश्रण देखने को मिलता है भारत के संविधान के संशोधन में। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीति ही भूमिका निभाती है, सभी तरीके की परिस्थितियां भूमिका निभाती हैं। कई बार आम सहमति भी होती है, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि आम सहमति करनी पड़ती है, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि सत्ताधारी सरकार ही अपने आप से परिवर्तन कर लेती है, जैसे 1975 में आपातकाल के बाद 42वें संविधान संशोधन में देखा। तो यानी कि राजनीति जो है इस मसले में संबंधित जरूर होती है, लेकिन अकेली नहीं होती है। अब केशवानंद भारती और केरला वाले केस का मामला देखते हैं, संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास। ये आपने बहुत पढ़ा है और बहुत नाम सुना है, केशवानंद भारती केस, संविधान की मूल संरचना, संविधान का मूल ढांचा। आखिरकार क्या है संविधान का मूल ढांचा, किस तरीके से, ये सब बहुत डिटेल से समझा भी चुके हैं पुरानी क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर एक नई सिरे से एक बेसिक सजेस्ट आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था।
इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। उस सहयोग तक जाने से पहले कुछ बातों पर आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देखी तो रिवाइज थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, बैकग्राउंड में बता देता हूं। 1960 के दशक में और 1970 के दशक में न्यायपालिका का विधायिका के साथ विवाद चल रहा था। विधायिका जो कानून बनाती या कार्यपालिका जो आदेश पारित करती, तो न्यायपालिका क्या करती, उनकी व्याख्या करते हुए, उनका इंटरप्रिटेशन करते हुए ये बताती कि भैया ये कुछ प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेदों के खिलाफ हैं तो इसको मान्य नहीं दिया जाएगा, इनको हम अवैध घोषित करते हैं। तो यानी कि न्यायपालिका ने कहा कि संसद और कार्यकारी शक्तियां तुम अपने दायरे में रहो, दायरे से बाहर ना निकलो। अब ये बात बुरी लगेगी संसद को, तो फिर संसद ने क्या कहा कि रुको न्यायपालिका, तुम्हें हम बताते हैं। वो संविधान संशोधन करने लगे और संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की शक्ति में ही कटौती करने की कोशिश करने लगे। तो ये विवाद चरम पर हो गया। तो न्यायपालिका ने भी कहा कि भैया न्यायपालिका की शक्तियों में तो कटौती नहीं की जा सकती, कुछ भी कर लो, क्योंकि संविधान का मूल हिस्सा है, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और संविधान की रक्षा व्याख्या करने का दायित्व जो है वो न्यायपालिका को दिया गया है। तो ऐसे में सरकार को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। सरकार को जरूरत थी उस समय कुछ मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की। तो ऐसे में 1973 में एक केस आता है, केशवानंद भारती का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है विधायिका के साथ एक बीच बीच के रास्ते पर पहुंचता है, एक बीच का रास्ता निकाल लेता है। 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट ये मानता था कि संविधान में या खास करके मौलिक अधिकारों में संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन 1973 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती का केस हुआ, उसमें एक बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार यानी कि संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है, चाहे तो पूर्ण रूप से हटा सकती है, निरस्त कर सकती है, लेकिन कोई भी बदलाव, इस तरीके का बदलाव नहीं कर सकती जो कि संविधान की मूल ढांचा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता हो, यानी कि जिसके ऊपर संविधान की नींव टिकी हुई हो, यानी कि संविधान का जो बहुत जरूरी तत्व हैं उनको नहीं बदल सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि ये जरूरी तत्व क्या है। उसने कहा कि ये हम समय समय पर बताएंगे, ये हमारे ऊपर है कि कौन सी चीज सुप्रीम बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। तो इसने क्या कहा कि इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई। अब एक स्पष्ट सीमा संसद को पता चल गई कि भाई हम संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से जोर जबरदस्ती वाला असंवैधानिक संशोधन, तानाशाह होकर, डिक्टेटर होकर के संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। और यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन यानी कि निर्धारित सीमाओं के अंदर की अनुमति देता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। केशवानंद भारती मामले में यह केस स्पष्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, कह दिया कि अगर संसद जो है वो कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करती है, किसी प्रावधान को उल्लंघन करती है, तो ये न्यायपालिका का डिसीजन होगा कि वो उस कानून को बारे में अपना अंतिम फैसला दे। और न्यायपालिका के विवेक पर रहेगा कि वो चाहे तो उसको संवैधानिक घोषित कर सकती है, चाहे तो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। जैसे कि आप देखोगे आपके संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, अनुच्छेद आप जो 31 था उसको हटा करके 300A जोड़ दिया गया। पहले आपके मौलिक अधिकार 7 होते थे, संपत्ति का अधिकार भी उनमें सम्मिलित था। अब संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट जो है वो बना दिया गया। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक ठहराया, क्योंकि वो जनता के कल्याण, बहुसंख्यक लोगों के कल्याण, सभी भारतीयों के कल्याण से संबंधित था। लेकिन ऐसे ही अगर कोई गलत तरीके का संशोधन हुआ, जैसे कि 99वां संविधान संशोधन हुआ न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का, जिससे न्यायपालिका की शक्ति में कटौती करने की बात कही गई थी,
तो उसको न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और वो अप्लीकेबल नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ, क्रियान्वित नहीं हुआ, समाप्त हो गया। और उसके लिए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की शक्ति संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, तो इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीजें वहां पर आ गई। तो केशवानंद भारती से ये स्पष्ट हो गया, अब अंतिम रूप से स्पष्ट हो गया कि संसद चाहे जो मर्जी संशोधन करे, कुछ भी करे, वो मान्य तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता दे दे। सुप्रीम कोर्ट अगर मान्यता नहीं देता तो वो क्या हो जाएगा, असंवैधानिक या निरस्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कोई भी जब बड़ा बदलाव आता है, कोई संशोधन होता है या कोई भी कानून आता है, तो लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं उसको, और फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के आधार पर फिर काम करते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि जो सरकारें हैं, आने वाली जितनी भी सरकारें हैं, वर्तमान सरकारें हैं, वो पहले से ही सजग हो गई, पहले से ही मजबूती से, बुनियादी तौर से, है ना, अच्छे तरीके से काम करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने क्या कोशिश की कि कोई ऐसा कानून बनाए ही ना जो संविधान के दायरे के खिलाफ जाए। तो वो पहले ही संवैधानिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए फिर कानूनों का निर्माण जो है वो यहां पर करने लगे। ठीक है, ये चीज, तो इसका एक फायदा ये भी हुआ, ये भी आपको देखने को मिला। ठीक, चलिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था। ये मैंने समझा दिया, मैं बस आपको रीड आउट कर देता हूं, है ना। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप रीड पूरी लाइन नहीं पढ़ करके बताते। जो जिस्ट था वो मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं रीड आउट कर देता हूं। बाद के 3 दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की गई। संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा को कोई उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है वो संविधान में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन वो संविधान के जीवित होने का प्रमाण है। वो ये बताता है कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, तो जीवित होने का प्रावधान करती है। यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है, यानी कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से जन्मा है। विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली है और यह स्वीकार्य होता चला गया है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। अब इसको कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, न्यायपालिका के व्याख्याओं के चलते कैसे संविधान में संशोधन हो सकता है? तो आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। आपने एक अधिकार देखा होगा अनुच्छेद 21A के अंदर, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मूल संविधान में आपका नहीं था, और इसको 21A में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 2002 में। ठीक है, अब मूल रूप से आप देखोगे तो ये इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 जीवन की जो स्वतंत्रता से संबंधित है, उसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी आता है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी आता है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के बाद तब जाकर के संसद ने संविधान संशोधन किया। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर व्याख्या होती है, न्यायपालिका की व्याख्याओं के चलते भी बहुत सारे संशोधन हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, इन दोनों का सहारा लेते हुए, ये दोनों वर्ड्स के बारे में डिटेल से जानना है तो एम लक्ष्मीकांत की क्लासेस मैंने कराई है बहुत डिटेल में। उसमें जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म मैंने समझाया है, वो देख लेना है, सारी क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो न्यायपालिका ने समय समय पर संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या देते हुए कहा कि स्वच्छ पेयजल का अधिकार भी इसके अंतर्गत है, स्वास्थ्य का अधिकार भी इसके अंतर्गत है, स्वच्छ वायु का अधिकार भी है, रोजगार का अधिकार भी है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है। करते 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 लगभग 30 के करीब अधिकार इसमें सम्मिलित हो गए। मूल संविधान में इतने नहीं थे। तो न्यायिक व्याख्याओं से भी संविधान में बदलाव हो जाता है, ये चीज आपको समझना है। और संशोधन भी हो जाता है, सरकार को उनकी बात मानते हुए संशोधन भी
करना पड़ जाता है। कई बार उन्होंने संशोधन भी किया, इस चीज को लेकर के समझना है, ठीक है। और सभी जीवन संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं। इसका मतलब यह है जीवन संविधान यानी कि जिसमें बदलाव होते हैं वो तर्क वितर्क के आधार पर जो व्यवहारिक राजनीति है उस प्रक्रिया से निकल करके ही विकसित होते हैं। हमारा जो संविधान आज जो इतना बेहतरीन संविधान बन गया है वो ऐसे ही नहीं बना, वो इन संशोधनों के माध्यम से ही बना। ये संविधान संशोधन हुए तो और ज्यादा बेहतर चीजें हमें मिलती चली गई। और 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत ही हुआ है। आमतौर पर बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे संविधान की लचीलापन खत्म होकर के उसका कठोरता अधिक आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने बैलेंस ज्यादा अच्छे से बनाया है और ज्यादा बेहतर बैलेंस बनाया है। बस इसमें ये चीज अच्छी हो गई कि अब संसद जो है मन मर्जी के कानून नहीं बना सकती है, मन मर्जी की अपनी तानाशाही थोप नहीं सकती है। न्यायपालिका है उस चीजों को दूर करने के लिए। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चय ही पुष्ट हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर यही कहता है कि कुछ चीजें जो संविधान की मूल ढांचे से जुड़ी हुई है उनमें बदलाव नहीं कर सकते, तो कठोरता दिखाता है। लेकिन ये सिद्धांत ये भी कहता है कि जो मूल ढांचे से जुड़ा हुआ नहीं है उसमें आप बदलाव कर सकते हो, तो उसके लचीलेपन को दिखाता है। तो लचीलेपन और कठोरता के बीच का जो संतुलन था वो और अधिक मजबूत हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के आ जाने के बाद। तो अभी बच्चा आ गया, बच्चे ने आकर के वही सवाल पूछा कि अच्छा तो आखिरी फैसला न्यायपालिका के हाथ में होता है, क्या इसे भी न्यायिक सक्रियता कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। न्यायिक सक्रियता बिल्कुल कहा जा सकता है, एक्टिविज्म कहा जा सकता है। हालांकि ये मुख्य रूप से देखा जाए तो न्यायिक समीक्षा का हिस्सा है, जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू की जो पावर जो उसके पास आ गई ना, वो न्यायिक सक्रियता का ही धीरे धीरे देखोगे इन दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिल जाता है। अंतिम फैसला न्यायपालिका के हाथ में होने का मतलब है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा हम जोड़ेंगे यहां पर। सक्रियता जो है वो मिली जुली है, लेकिन पूर्ण रूप से वो कथन सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको आप देख लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली चीज के ऊपर। ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अब आमतौर पर इससे मुद्दे से हम मंडल कमीशन के मुद्दे को जोड़ते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण जो पहले दिया जा चुका था संविधान में प्रारंभ से ही, और दूसरा 1990 के दशक में जो मंडल आयोग के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया उसको। इनको हम एक बार के लिए अच्छे से देखते हैं। पहले आप समझिए कि न्यायिक जो हम जब यहां पर बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय क्या है, ठीक है। सामाजिक न्याय की जो भूमिका है वो कैसे बदली है, समाज और कैसे बदला। तो सामाजिक न्याय ये कहता है कि सबको बराबर के अधिकार उपभोग करने का मौका मिले। अब ये चित्र देखोगे तो ये चित्र आपको रिजर्वेशन और इक्वालिटी के बारे में कुछ चीजें समझाएगा। समानता ये कहती है कि सबको बराबर बराबर चीजें बराबर बराबर अधिकार दे दिए जाए। लेकिन भारत में आप देखोगे तो भारत में सभी लोग तो बराबर नहीं है, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, शारीरिक बनावट भी अलग अलग है, भाषा भी अलग है, ज्ञान का स्तर भी अलग है, पृष्ठभूमि भी अलग है। तो ऐसे में सभी को अगर एक बराबर चीजें दे दी जाएंगी तो हो सकता है कि जो पहले ही सक्षम है वो और अधिक मजबूत हो जाए, और जो बिल्कुल हाशिए पर है, किनारे पर है, वो उसका लाभ ही ना उठा पाए। इस फोटो को देख लीजिए, 3 अलग अलग हाइट के 3 अलग अलग शारीरिक बनावट के बच्चे हैं, मैच देख रहे हैं। एक लंबा है, एक मध्यम स्तर का है और एक बिल्कुल छोटा है।
अब वो लंबे वाले को भी एक डब्बा दे दिया गया मैच देखने के लिए, मध्यम वाले को भी एक डब्बा दे दिया गया और छोटे बच्चे को भी दे दिया गया एक डब्बा। अब इस एक डब्बे का फायदा क्या हुआ? छोटे वाला तो बाहर तक देखने के लिए पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन जो बड़े वाला था इसका आधे से भी ज्यादा शरीर बाहर चला गया, फुल ऑन सब कुछ देख पा रहा है। अब रिजर्वेशन के माध्यम से इस परिस्थिति, जो ये ऐसी वाली परिस्थिति, इसको बराबर लाने की कोशिश की गई। इसका ये जो डब्बा था ये निकाल करके इधर सबसे छोटे वाले को दे दिया गया। तो क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही सक्षम था तो ये नीचे बिना डब्बे के खड़े होने के बावजूद भी मैच देख पा रहा था। मध्यम स्तर वाले को वैसे ही रखा गया और जो कमजोर था उसको एक डब्बा यहां पर एक्स्ट्रा लगा दिया तो वो भी मैच देख पा रहा है। और अब ये तीनों बराबर स्तर पर आ गए, पहले ऊपर से नीचे था। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है। और ये सारी की सारी चीजें देखोगे तो आरक्षण के आधार पर इस तरीके का प्रावधान सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने की कोशिश की गई है। और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की बहुत सारे फैसलों ने भी इस चीज को बढ़ावा दिया है। जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन की बात हुई तो उसने उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो अमीर हैं उनको आरक्षण मत दो, बल्कि जो गरीब हैं उनको आरक्षण दो, यानी कि एक आय की सीमा निर्धारित कर देगी। ऐसे ही अब जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो भी इसी तरीके से दिया है कि जो सक्षम है उसको कुछ विशेष सुविधाएं ना दो, जो सक्षम नहीं है उनको कुछ विशेष सुविधाएं दे करके सक्षम लोगों के बराबर ले आओ। तो न्यायपालिका के इसमें बहुत रोल रहा है। तो इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सारी चीजों से आपको एक चीज बड़ी क्लियरली स्पष्ट हो जाएगी कि न्यायपालिका जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है संविधान में बदलाव लाने के लिए, संविधान में संशोधन करवाने में। अब ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन केवल और केवल आप अपनी मर्जी से मन मुताबिक कभी भी किसी भी समय केवल संसद ही कर सकता है। न्यायालय की इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल न्यायपालिका की जो व्याख्याएं हैं वो भी इसके अंतर्गत बदलाव लाने में भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ तक चीज़ें समझी, बहुत डिटेल से जानी, बहुत अच्छे से जानी। ये मैं आपको एक बार फिर से रेफरल कोड बता देता हूँ। ये रेफरल कोड है अनअकैडमी का। सब्सक्रिप्शन जब भी आप लें तो LYLIVE इस रेफरल कोड के साथ लें तो आपको फीस में क्या होगा, आपको फीस में 10% का डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा और हमारी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ जिसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको सारी PDF जो है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, PDF चाहिए तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना अनअकैडमी का। ये मेरे कोर्सेज है अनअकैडमी के ऊपर, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। सभी टीचर्स की, बाकी सब टीचर्स की भी क्लासेस मिलेंगी, मेरी भी मिलेंगी। 3 ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, वो भी मिलेगा आपको। ये मेरा रेफरल कोड है LY लाइव, इसको अप्लाई करना, 10% डिस्काउंट और सभी टीचर की क्लास, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। स्पेशल क्लासेस में मैंने फ्री में M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी करवाई है, वो जाकर के अनअकैडमी के ऐप पर आप देख सकते हैं। मेरी प्रोफाइल ओपन करके मेरे को फॉलो करके वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वो फ्री क्लासेस भी आप LY लाइव रेफरल कोड का यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, यहाँ से आपको PDF जो है वो मिल जाएंगे, सारे PDF मिल जाएंगे, सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। महा मैराथन, मेगा मैराथन, सभी क्लासेस के 30-30 घंटे, 25-25 घंटे की बहुत सारी वीडियोस अब आपके सामने हर संडे आएंगी। हर रविवार को बहुत सारी बड़ी महत्वपूर्ण क्लासेस 30-30 घंटे या 25-25 घंटे के रूप में आएंगे, जिसमें बहुत सारा एरिया एक साथ कवर करा दिया जाएगा। तो आपको बड़ा बेनिफिट देंगे, उसके लिए रेगुलर बने रहना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको बहुत और बाकी डिटेल भी मिल पाएंगी।
हमसे संपर्क भी कर पाएंगे। तो जब भी आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करना चाहें दोस्त, तो ये रेफरल कोड जरूर अप्लाई करना, LYLIVE। इससे क्या होगा कि आपको फीस में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और मैं भी पर्सनली गाइड करूंगा आपको आपकी सफलता प्राप्त करने तक। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास जल्दी ही होने वाली है, ज़्यादा दूर कहीं जाइएगा नहीं, आधे घंटे पौने घंटे के बाद अगली क्लास है, इसी से ही कंटिन्यू होगी। ठीक है, आज अभी ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, थोड़े थोड़े समय के बाद बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी डेली आधे एक घंटे के बाद। अब अगले कुछ दिन तक धड़ाधड़ क्लासेस आएंगी हमारी, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा। एम लक्ष्मीकांत भी उसमें सम्मिलित होगा। 11th की NCERT के बाद एम लक्ष्मीकांत की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो बने रहना है। तो चलिए, आप सभी को बेस्ट विशेष, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।